हाँ जी बेटा। कल वाली क्लास में ना एक डाउट था। कोई नहीं, आप बताएं। मैम वो लास्ट में आप करा दोगे? क्या बेटा? मैम जो डाउट है वो लास्ट में कवर करवा दोगे आप? आप डाउट तो बताओ बच्चे। एक मिनट। मैम पेज नंबर 210। व्हाट्सएप। अच्छा, क्या बोल रहे हो आप? पेज नंबर 210। यस क्या मैम। टॉपिक है, बोलना बेटे। मैम कोलैबोरेशन में है ये। हाँ हाँ, मैम पूछो। ये जो बुक्स में से ना इनोवेशन मॉल या फिर इनोवेशन कम्युनिटी ये नहीं समझाया। एक्चुअली ना ये आपके लेवल का नहीं है टॉपिक, बिकॉज आपको तो सिर्फ एक बेसिक वो मैनेजमेंट, इनफैक्ट ये आपके बोर्ड सिलेबस में भी नहीं है ना। तो ये जो टॉपिक है ना, ये मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ बताया था। इसमें उन्होंने ना 4 बेसिक मोड्स लिए थे कोलैबोरेशन के। तो इसमें से जो पहला मोड था, उन्होंने ना दो दो डिविजन्स की थी। एक उन्होंने की थी क्लोज्ड फॉर्म, एक की थी उन्होंने ओपन फॉर्म, ठीक है। और एक दूसरी तरफ इन्होंने हियरिकल और फिर फ्लैट, ऐसे उन्होंने कैटेगराइज किया था। तो जो इनोवेशन मॉल है और जो इनोवेशन कम्युनिटी है, वो एक तरह का इस तरह का कोलैबोरेशन का टीम वर्क का मोड है कि वो टीम वर्क तो करते हैं, लेकिन उसमें जो कंपनी है वो प्रॉब्लम जो है कहीं से भी पोस्ट कोई भी कर सकता है और कोई भी सॉल्यूशंस दे सकता है। और उसमें से जो सॉल्यूशन बेस्ट लगती है उसको चुन लिया जाता है। इनोवेशन मॉल में था कि कंपनी पोस्ट करती है प्रॉब्लम, और किसी को भी मौका दिया जाता है कि कोई भी सॉल्यूशन देना चाहता है तो वो दे दे, ठीक है। और जो इनोवेशन कम्युनिटी है, उसमें था कि कोई भी प्रॉब्लम रखेगा और फिर कोई भी सॉल्यूशन देगा, सबके लिए ओपन है। जैसे क्लास में एक टीचर आपके आगे प्रॉब्लम रखती है और आपको बोलते हैं कि चलो आप डिस्कस करें और बताएं, किसी के पास भी आंसर है अगर इसका तो, ठीक है। वो इनोवेशन मॉल जैसे हो गया। इनोवेशन कम्युनिटी में क्या है कि आपको आपस में ही किसी टॉपिक को डेवलप करने के लिए ओपन ग्रुप्स में छोड़ दिया गया, और उसमें से खुद ही आप एक प्रॉब्लम का मॉडल निकालते हो और खुद ही फिर उसके आगे उसकी केस स्टडी तैयार करके उसका एक सोल्यूशन निकालते हो। वो इनोवेशन कम्युनिटी हो गया, ठीक है। जो दूसरा था इलाइट सर्कल और कंसोर्टियम, वो जो था उसमें इन्होंने, जैसे देखो ना यहीं से पता चलता है, कंसोर्टियम भी जैसे एक ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स की बात होगी, एक अलग से कार्टेल बना लिया, एसोसिएशन होगी, सिलेक्टेड लोग। और इलाइट सर्कल भी इसका मतलब कि भाई इट इज नॉट फॉर द कॉमन फोक, सभी लोग नहीं इसमें बोलेंगे, एक ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो है उनको चूज कर लिया जाएगा। इलाइट सर्कल में जो ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं वो कंपनी चूज करती है, ठीक है। और फिर उसके बाद प्रॉब्लम वो चूज करते, डिफाइन करते हैं और सॉल्यूशंस निकालते हैं। लेकिन जो कंसोर्टियम है उसमें क्या है, उसमें जैसे देखो एक बिजनेस एंटरप्राइज में जैसे ग्रीवियंस सेल बना दिया गया, तो उनका क्या काम है? उनका काम है ग्रीवियंसेस को हैंडल करना। पीआरओ डिपार्टमेंट बना दिया गया, और पीआरओ डिपार्टमेंट में जो लोग होंगे, जो वो टीम होगी, उसका काम होगा पब्लिक रिलेशंस जो है वो हैंडल करनी, डेवलप करनी। तो कहने का मतलब जो कंसोर्टियम या इलाइट सर्कल है वो सभी के लिए नहीं होगा, मतलब सभी लोग प्रॉब्लम को प्रपोज नहीं करेंगे, ना ही सॉल्यूशंस देंगे। वहां पर सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स होंगे जो प्रॉब्लम के ऊपर काम करेंगे और उसका सॉल्यूशन देंगे। बिजनेस एंटरप्राइज टीम वर्क का जो है, जिसे हम कोलैबोरेशन बोल रहे हैं, तो अलग अलग तरीकों से टीम वर्क की एडवांटेज ले सकती है, अलग अलग तरीकों से टीम्स बना के उनसे काम ले सकती है। आपके लिए इतना ही जो है, अगर आप माइंड में अगर रख पा रहे हो तो आपका काम जो है वो हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगी सारी। आपको क्लियर हुआ मैंने क्या बोला है? यस मैम। हाँ जी। जैसे ना देखो, मैंने आपको जो दो भी इनोवेशन के एग्जांपल में टीचर स्टूडेंट वाला बताया, अगर हम ये इलाइट सर्कल और कंसोर्टियम की बात करते हैं, तो इसमें मैं अगेन आपको टीचर स्टूडेंट वाले उस एग्जांपल में लेके आती हूँ कि जैसे आप लोगों के जैसे हाउसेज होते होंगे, है ना, स्कूल में। तो उन हाउसेज में जो वो प्रीफेक्ट्स बनाए जाते हैं, है ना, ग्रुप लीडर्स बनाए जाते हैं, या सीआरस होते हैं क्लास के।
तो अगर तो स्कूल में ऑफिस वाले जो प्रिंसिपल या टीचर या कोई भी, अगर वो सीआरस को बुलाकर उनको कहते हैं कि आप लोग प्रॉब्लम के ऊपर काम करके इसके सोल्यूशन दें, या हाउस इंचार्जेस जो आपके हाउस लीडर्स हैं उनको कहा जाता है, तो इस केस में इक्वल जो चांस है हर एक के लिए, प्रोबेबिलिटी वो सबको नहीं मिलती है कि हर कोई उसमें पार्टिसिपेट कर पाए। तो इसका मतलब जो सीआर होता है या जो हाउस लीडर्स होते हैं, जो ऑफिस बैरियर है मतलब, तो वही लोग उसके ऊपर काम करते हैं, ठीक है। और अगर हम इनोवेशन वॉल, इनोवेशन कम्युनिटी की बात करते हैं, तो उसमें सभी के पास इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है उसमें पार्टिसिपेट करने की, और उसमें से वो निकाल के लेके आने की कि हम लोग भी प्रॉब्लम की में पार्टिसिपेट सोल्यूशन की तरफ कर सकते हैं। गॉट इट? समझ आ गया बेटा? जी मैम। ये सबसे मैंने आपको सिंपल तरीका बताया, क्योंकि अगर आप सिर्फ उसी के ढंग से सिर्फ उन्हीं को पढ़ोगे या समझोगे ना, तो थोड़ा सा क्लैरिटी कम होगी, ठीक है। अब आपको पता चल जाएगा। आगे चलें फिर? यस मैम। ओके, क्या नाम है आपका बेटे? मैम प्रीति। कौन से स्कूल से हो? मेरिटोरियस स्कूल संगरूर। अच्छा, चलो आपको समझ आ गया ना, क्लियर हो गया है ना? जी मैम। ठीक है बेटा। अच्छा, हम लोगों ने आज अभी करना था रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, कंसेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। जो कंसेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें बेसिकली हम लोग पहले ये क्लिक करते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये राइटर्स कहते हैं कि एक तरह से कोई टास्क जैसे दिया गया है, ठीक है, काम करने के लिए सबॉर्डिनेट को। और अगर हम इसमें और भी देखें, तो इसमें यह है कि इसमें प्रॉपर तरीके से जो किसी भी काम को करने के लिए, जो उसको पूरा उसके रूल्स को पालना करने के लिए जो पहले से ही इंस्ट्रक्शंस मिल जाती हैं, तो आप उसको उस ड्यूटी को पूरा करने का दायित्व अपने ऊपर ले लेते हो, तो उसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। या कह लीजिए कॉम्प्रिहेंसिव टर्म में कि ऑब्लिगेशन ऑफ एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म द ड्यूटी असाइंड टू हिम। सेकेंड पैराग्राफ में कून्स और डनेल की डेफिनेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में बी डिफाइंड एज द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबॉर्डिनेट टू whom ड्यूटी हैज बीन असाइंड टू परफॉर्म द ड्यूटी। तो मतलब वो कहते हैं कि एक दायित्व है सबॉर्डिनेट के ऊपर कि जो काम उसको दिया गया है वो उसको करे, ठीक है, जो ड्यूटी उसको दी गई है उसको ड्यूटी को निभाए, तो इसको बोल देते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसमें करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्यूमन बींग्स को दी जा सकती है, मशीन्स को तो नहीं, ठीक है, पहली बात ये। उसके बाद है रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप्स में से होती है। सुपीरियर जो है वो मैनेजर जो है वो उसके पास अथॉरिटी होती है काम देने की, तो जब वो काम देता है तो साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है, ठीक है, अथॉरिटी भी दी जाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कंटिन्यूइंग ऑब्लिगेशन है, कई बार लगातार चलने वाले काम के साथ भी जुड़ी होती है और कई बार किसी एक फंक्शन के साथ भी जुड़ी होती है। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है कि सेल्स पर्सन, उसके पास कंटिन्यूइंग ऑब्लिगेशन है सेल्स मैनेजर को रिपोर्ट करना कि उसने कितना टारगेट अचीव किया। और कई बार अगर कोई आप जैसे जॉइंट वेंचर कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, कोई कंसल्टेंसी असाइनमेंट है, तो वो वहीं पे खत्म हो जाती है जब उसका काम जो दिया गया था वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अगर मैनेजमेंट कंसल्टेंट है तो फिर उसका काम कंसल्टेंसी की असाइनमेंट के साथ ही कंप्लीट हो जाता है। कहने का मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो कई बार चलते हुए काम के लिए होती है, कई बार वो एक जैसे सिंगल कंपार्टमेंटलाइज्ड काम के लिए होती है कि वो काम पूरा हुआ तो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ओवर हुई, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है इसमें, इसमें यह है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कई बार फंक्शन की फॉर्म में होती है, परफॉर्मेंस की फॉर्म में होती है, कई बार टारगेट की फॉर्म में डिफाइन की होती है, कई बार गोल्स की फॉर्म में होती है। जैसे अगर किसी को कोई काम दिया है तो उसको कहा जा सकता है तुमने ये वाला काम जो ये करके रहना है, कंप्लीट करना है, तो वो काम को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ, अगर तो प्रोडक्शन यूनिट्स है तो वैसे दिया जा सकता है कि इतने यूनिट्स आपने प्रोड्यूस करने हैं रोज के, ठीक है। अगर कोई टारगेट है तो मंथली टारगेट हो गया कि आपने इतने परसेंट सेल जो है वो अटेन करनी है, तो इस तरह से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है। नेक्स्ट जैसे बेटे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो निकलती अथॉरिटी में से ही है, इसीलिए ये जो लाइन है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ डेरिवेटिव ऑफ अथॉरिटी, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब कि जब किसी सबॉर्डिनेट को अथॉरिटी दी गई तो साथ के साथ उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी गई, तभी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी के साथ साथ चलती है। यहाँ लिखिए ना 6 पॉइंट में लाइन, देयरफॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी कमेंसरेट विद अथॉरिटी, तो वो साथ के साथ ही चलती है।
अब नेक्स्ट ये भी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये अपने आप में एब्सोल्यूट है, इसको डेलीगेट नहीं किया जा सकता। जो एक सुपीरियर है वो सबॉर्डिनेट को अपनी अथॉरिटी तो दे सकता है, काम जो टास्क असाइन किया उसको डेलीगेट भी कर सकता है, लेकिन सबॉर्डिनेट को साथ के साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिल जाती। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सुपीरियर के पास ही रहती है। कहने का मतलब है कि काम हुआ नहीं हुआ तो उसकी जो है आंसरेबिलिटी अल्टीमेटली वो सुपीरियर के पास ही रहेगी। ठीक है जी। और इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी की डायरेक्शन क्या होती है, 8th पॉइंट में दिया हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड्स। मतलब अथॉरिटी जो है उसका फ्लो जो है वो डाउनवर्ड्स होता है, अथॉरिटी ऊपर से नीचे आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे से ऊपर जाती है। कहने का मतलब कि सबॉर्डिनेट ने ऊपर रिपोर्ट करना होता है ना, तो वही रिस्पॉन्सिबल होता है सुपीरियर के पास, तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लो अपवर्ड होता है। और उसके बाद नेक्स्ट है, पर्सन हु एक्सेप्ट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अकाउंटेबल फॉर हिज परफॉर्मेंस। अकाउंटेबिलिटी एक टर्म है, वो भी इसके साथ ही आती है। अकाउंटेबिलिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में से निकलती है। जिसने ये कह दिया कि हाँ जी मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इस काम के लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि जो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा वो अकाउंटेबल भी साथ के साथ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया बेटे? मैम। हाँ जी, यस हाँ मैम। जी, हाँ जी बेटे, आवाज आ रही है? मैम, हाँ जी। मैम ਜਿਹੜਾ 7 पॉइंट है रिस्पांसिबिलिटी इज एब्सोल्यूट एंड कैन नॉट बी डेलीगेटेड, ਇਹਦਾ हाँ मतलब जी, ਕਿਵੇਂ है मैम? मतलब ये कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हम किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे आपने अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, तो उस चैप्टर में आपको ये क्लियर कट पता चल जाएगा कि जैसे कोई सुपीरियर अपने वर्कलोड को कम करने के लिए वो जो काम है वो सबॉर्डिनेट को दे सकता है कि ये काम तुम करो मेरे बिहाफ पे। लेकिन अगर हम ये कहें कि मैंने उसको काम दे दिया तो फिर उसके बाद वही रिस्पॉन्सिबल है उस काम के लिए, ऐसा नहीं होता। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसी को किसी की पोजीशन के करके मिली है, तो वो आगे ट्रांसफर नहीं हो सकती। जैसे कोई भी काम है, फॉर एग्जांपल जैसे अब किसी को, जैसे टीचर ने मॉनिटर को, सीआर को कोई काम दिया करने को, है ना। अब सीआर जो है उसकी तबीयत नहीं ठीक है, कोई और दिक्कत है, तो उसने अपनी फ्रेंड को, रूममेट को बोल दिया कि तुम मेरी हेल्प करा दो। अब अगर उस काम में कोई प्रॉब्लम नजर आएगी, ठीक है, तो वो उस काम की जो अल्टीमेटली जो डांट पड़नी है, या अगर उसने कुछ भी है तो वो किसको पड़ेगी, सीआर को कि उस लड़की को जिसको सीआर ने काम दिया आगे, किसको सीआर पड़ेगी? को मैम। सीआर मैम को। क्यों? सीआर सीआर को, क्योंकि क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? रिस्पांसिबिलिटी सीआर ने थी मैम, सीआर की थी। टीचर ने काम किसे दिया था? सीआर ने थी। ठीक है, समझ आ गया? हाई ये है कोर्ट। कि यस मैम। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मतलब जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी जो है वो ये डेलीगेट नहीं की जा सकती, काम आप डेलीगेट कर सकते हो। तो अगर सुपीरियर जो है काम करने का बोझ जो है वो शेयर कर लेता है, वो काम अपने सबॉर्डिनेट को दे देता है, तो उस केस में अगर सुपीरियर ने अपने टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना है तो वो बच नहीं सकता ये कह के कि ये काम मैंने थोड़ी किया, ये तो मैंने उससे करवाया, ऐसे नहीं कर सकता। ठीक है, समझ आ गया बेटे आपको? यस मैम। ओके। टेक्निक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो बेटा, टेक्निक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इसमें बेसिकली दो टेक्निक्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट है इसमें, एंड रोल नेगोशिएशन है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्टिंग है, इसमें उन्होंने कहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट बना लिया जाता है, जिससे कि आराम से ना आप समराइज करके देख सकते हो कि रिलेशनशिप क्या रहेगी। इसमें दो वर्टिकल एक्सिस पे टास्क जो है वो लिख लिए जाते हैं, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जिन्होंने उस काम को करना है, एक्टर्स या परफॉर्मर्स, वो लिख लिए जाते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल एक्सिस से उसमें फिर जो रोल्स है ना वो नजर आने शुरू हो जाते हैं कि आराम से भी क्या क्या काम करना है। और नीचे जो बेस दिया होता है एक्स एक्सिस पे, उसमें ABC करके भी किसने किसने कौन सा काम करना है, तो उससे बड़ी क्लैरिटी के साथ समझ आ जाता है कि कौन सा काम कौन कर रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो रोल्स हैं वो आराम से डिफाइन हो जाते हैं। ठीक है, इससे पता चल जाता है कि रिस्पॉन्सिबल कौन है इंडिविजुअल किसी खास एक्टिविटी या डिसीजन के लिए, किस इंडिविजुअल के पास अथॉरिटी है उसको अप्रूव करने की, किस इंडिविजुअल को कंसल्ट किया जाना चाहिए अगर उसके पास जाना है। ठीक है, तो और किस इंडिविजुअल को क्या क्या इंफॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए उस काम को करने के लिए। तो ये सारा कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट की फॉर्म में, ग्राफिक फॉर्म में नजर आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है रोल नेगोशिएशन। रोल नेगोशिएशन जो है ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट के साथ ही यूज होता है। और इसमें ये है कि जो बेसिकली हम इसमें अगर लेके चलें, इफ यूज प्रॉपरली इट कैन लीड टू क्लियर डेफिनेशंस ऑफ टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एसोसिएटेड विद देम।
इसमें जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इस अप्रोच का, ये है कि टू आइडेंटिफाई दी इंडिपेंडेंट क्लस्टर्स ऑफ टास्क कंप्लीटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो रोल है, किसी का क्या रोल है, हु इज टू डू व्हाट, तो वो चीजें जो है वो क्लियर कट नजर आनी शुरू हो जाती हैं और पता चलना शुरू हो जाता है कि जो लोग जो हैं वो कौन कौन से काम के ऊपर उनको काम जो है वो असाइन किया गया है, कौन से पर्सन को क्या काम असाइन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी जो है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद ये नेक्स्ट टर्म जो साथ की हम यूज करते हैं। एक्चुअली जो अकाउंटेबिलिटी है वो टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ ही चलती है। इसमें जो सेकंड लाइन दी हुई है ना, इट इज द आंसरेबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द असाइंड ड्यूटीज। तो अल्टीमेट जो आंसरेबिलिटी है किसी काम को करने की, वो उसको हम अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें देखो, अगर आप ये देखो सेकंड पैराग्राफ में दिया हुआ है, by accepting authority a person denotes the acceptance of responsibility and accountability। कहने का मतलब जब पर्सन किसी काम के लिए हाँ कर देता है कि हाँ जी ये मैं काम करूंगा या करवाऊंगा whatever, तो उसका मतलब वो उस चीज की जिम्मेवारी भी ले लेता है और साथ के साथ उसकी जवाबदेही भी उसके ऊपर आ जाती है। उस काम को लेकर पूरी तरह से उसकी जो कमिटमेंट है वो डिफाइन हो जाती है। ठीक है। अब इसमें उन्होंने ना 6 बिहेवियर्स दिए हुए हैं कि जिससे अकाउंटेबिलिटी जो है मैनेजर्स की वो समझ आती है। तो फर्स्ट इज सेटिंग क्लियर एक्सपेक्टेशंस। तो यहाँ पे जो टीम मेंबर है वो अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो उसको क्लियर कर देता है देने से पहले कि मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मेरे लिए क्या क्या काम करके देंगे। तो डिफाइंड सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं उनको। साथ के साथ क्लियर गोल दिया जाता है कि आपसे ये काम करवाना है, तो आप ये काम कर पाएंगे। जब वो क्लियर आइडेंटिफाइड हो जाता है तो टीम के लिए भी उस काम को करना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है। तो इस ढंग से अकाउंटेबिलिटी बड़े आराम से स्ट्रांगली सेटल होती है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग मीनिंगफुल फीडबैक। अब यहाँ पे है कि मैनेजर जो होता है ना, जो अकाउंटेबल मैनेजर है जिसने जवाबदेही देनी है, अल्टीमेटली आंसरेबिलिटी है जिसकी, उसकी ऑब्लिगेशन होती है कि वो टाइमली और कंसिस्टेंट फीडबैक देता रहे कि एम्प्लॉय काम कैसे कर रहा है। ठीक है। इसमें मतलब उसे उसके तरफ से कि काम ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है कैसे पता चलेगा, अगर वो जो फीडबैक है उसको साथ के साथ टाइमली देता जाएगा। उसे पता चलता रहेगा कि एक एक इंडिविजुअल जो है वो कैसे काम कर रहा है और जो टीम है कलेक्टिवली वो कैसे काम कर रही है। ठीक है। तो थर्ड है इस्टेब्लिशिंग दी वर्क प्लेस हियरकी। अब इसमें क्या है वर्क प्लेस हियरकी में, कि उन्होंने पूरी तरह से बता दिया कि हाउ द हियरकी वर्क्स, किस ढंग से काम चलेगा। इसमें है कि when each member of a company possesses easy access to the organization chart, you provide a culture in which employees see how their individual actions impact their team, department and related entities। तो मतलब इसमें बेसिकली मैनेजर ने ना एक आउटलाइन दे देनी है कि आपसे हम लोग वर्क प्लेस पर किस तरीके का काम चाहते हैं और किस तरीके से आप क्या प्रोटोकॉल फॉलो करोगे। अगर किसी काम में कोई कंप्लेंट है, कोई दिक्कत है, कोई ग्रीवियंस है, तो आपने कहाँ से चलना है, किसको बोलना है। ठीक है। जैसे आपको स्कूल में बताया जाता है कि बेटे अगर आपने कोई बात करनी कुछ भी है तो पहले आपने अपने सीआर से करनी है, या फिर आपने अपनी टीचर इंचार्ज से, क्लास इंचार्ज से करनी है, या फिर उसके बाद आपने अपने वार्डन मैडम से या वार्डन सर से करनी है, और उसके बाद फिर आपने प्रिंसिपल ऑफिस में डायरेक्ट मतलब एकदम से नहीं जाना। सो आपने एक चैनल फॉलो करना है। ठीक है। तो ये एक तरह की हर जगह की एक अपनी हियरकी होती है, उसको वो डिफाइन किया होता है इसमें। तो वहीं से अकाउंटेबिलिटी जो है वो भी क्लियर सेटल डाउन होती है, आराम से पता चल जाता है कि कौन कहाँ पे क्या काम करने के लिए बैठा है, और वो अगर काम कर रहा है या नहीं कर रहा तो वहां पे उसकी अकाउंटेबिलिटी तय हो जाती है। नेक्स्ट है फोकसिंग ऑन टीम कोहिजन। टीम कोहिजन कोहेसिवनेस जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज की सक्सेस होने के लिए। तो जो अकाउंटेबल मैनेजर्स होते हैं वो टीम को बिल्ड करने में लगे होते हैं। ठीक है। उनको ये लगता है कि स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन बिटवीन टीम मेंबर्स, अ फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ईच अदर, आपस में वो टीम वर्क को बिल्ड करने के लिए क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन को बिल्ड करती हैं, एक दूसरे के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो शेयर करवाते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो लोग हैं वो आपस में टीम में रह के काम करते हैं। तो जब कोई पर्सन टीम में रह के काम करता है तो वो नेचुरली एक मोटिवेटेड फील करता है कि उसकी जवाबदेही बनती है कि वो अपना टारगेट जो है, काम जो है वो अच्छे ढंग से कर पाए। नेक्स्ट है बेटे लीडिंग बाय एग्जाम्पल। अब इसमें लीडिंग बाय एग्जांपल में है कि जो लीडर्स होते हैं उनको अपने लेवल पर पूरी एक्सपेक्टेशंस जो हैं
वो पूरी हो जाएं, उसके लिए उनको उसी तरह से खुद पहले डेमोन्स्ट्रेशन की फॉर्म में काम करना पड़ेगा। इसमें जो है बेसिकली उन्होंने अपने आप को जैसे एज एन एग्जाम्पल की तरह सेट कर लेना है कि पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करके रखना है, जो कुछ मर्जी हो रहा हो। एक कम्युनिकेशन पॉलिसी जो है बड़ी ओपन सी रखनी है ना, कि लोग जो है उनके पास आने में झिझके नहीं। तो ऐसे करने से जो है जो लीडर्स हैं उनकी लीडरशिप जो है वो अच्छे से एस्टेब्लिश होती है और अकाउंटेबिलिटी जो एम्प्लॉयज की वो बढ़ जाती है। और लास्ट है आइडेंटिफाइंग एंड फोस्टरिंग ग्रोथ। Accountability as a manager also means identifying the strengths and skills of your team. तो इसमें ये है कि हर पर्सन की जो स्किल्स हैं उसकी ग्रोथ की वजह से उसके करियर में उसका अपना भी ग्रोथ होता है, ऑर्गेनाइजेशन का भी ग्रोथ होता है। तो इसका मतलब है कि जो जो एरियाज जो हैं एम्प्लॉयज जहाँ पे अपना इम्प्रूव कर सकते हैं वहां पे उनको जो है उनके ऊपर काम पे लगाया जाता है और उनको वो रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं कि वो गोल्स को अचीव कर पाए। तो जब वो गोल्स को अचीव करते हैं और उनकी स्ट्रेंथ्स जो है वो बढ़ती हैं तो नेचुरली उनका जो ग्रोथ है वो भी साथ के साथ पॉसिबल होता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है बेटे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है? इट इज द एक्ट ऑफ असाइनिंग फॉर्मल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटीज टू टू अ सबॉर्डिनेट। अब जो डेलीगेशन है इसमें बेसिकली ये है कि बड़े फॉर्मल तरीके से अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है सुपीरियर की तरफ से सबॉर्डिनेट को, ताकि काम को आसानी से बिना वर्कलोड ज्यादा किए हुए आराम से उसको पूरा किया जा सके। डेलीगेशन में तीन बातें आती हैं जो भी हमने पढ़ी हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है। अब इसमें ये है कि जो इसको अगर डिफाइन करें तो इसमें आता है कि इट इज अ प्रोसेस अ मैनेजर फॉलोज इन डिवाइडिंग द वर्क असाइंड टू हिम so that he performs that part which only he, because of his unique organizational placement, can perform effectively, and so that he can get others to help with what remains. तो कहने का मतलब है कि जो प्रोसेस है ये वो वाली प्रोसेस है जिसमें एक जो मैनेजर है वो काम को पहले डिवाइड करता है, फिर उसमें से वो उस पार्ट को असाइन करता है उस पर्सन को जिसको वो उसके लिए काबिल समझता है। ठीक है। और उसको मालूम है कि उसके जैसा ही वो काम कर पाएगा। ठीक है। सो दैट ही कैन गेट अदर्स टू हेल्प विद व्हाट रिमेन्स। तो जो बाकी बचा है वो बाकी काम उनसे फिर वो करवा सकता है। तो अगर इसमें कंसेप्ट, इसमें तीन तरह के कंसेप्ट आएंगे, अथॉरिटी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का एंड अकाउंटेबिलिटी का। अगर हम कंसेप्ट ऑफ अथॉरिटी की बात करते हैं तो अथॉरिटी क्या है, जैसे इसमें दिया हुआ है, मैं आपको वैसे मीनिंग बताती हूँ। अथॉरिटी है राइट टू गाइड एंड डायरेक्ट द एक्शंस ऑफ अदर्स एंड टू सिक्योर देम फ्रॉम द रिस्पॉन्सेज व्हिच आर एप्रोप्रिएट टू द अटेनमेंट ऑफ गोल्स। कहने का मतलब है कि इट इज लाइक द पावर टू टेक डिसीजंस। अथॉरिटी जिसके पास है, अधिकार क्षेत्र जिसके पास है, वो डिसीजंस ले सकता है, दूसरों को गाइड कर सकता है, उनको डायरेक्ट कर सकता है कि काम ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स बता सकता है। ठीक है। अब इसमें जैसे करेक्टरिस्टिक्स हैं तो हम इसको अगर पढ़ के देखें तो इसमें जैसे जो अथॉरिटी होगी बेटा ये किसी ना किसी पोजीशन से अटैच होती है। ठीक है। कोई भी राह चलता हुआ पर्सन थोड़ी किसी को कुछ भी करने का कहेगा कि नहीं मैं अधिकार है, मेरे पास अधिकार है, मैं तुम्हें ये कह सकता हूँ, तुम्हें ऐसा ही करना पड़ेगा। ठीक है। तो मतलब कि अथॉरिटी जो है किसी ना किसी पोजीशन से ही जुड़कर निकलती है। तो जो अथॉरिटी है वो लीगल है और लेजिटिमेट होती है। ठीक है। इसमें जो भी अधिकार है वो किसी फॉर्मल उसमें से निकल के आता है, किसी पोजीशन से, बाय वर्च्यू ऑफ द पावर एंड पोजीशन। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो अथॉरिटी है ये रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही होती है। ये अनलिमिटेड नहीं होती कि जैसे हम कह देते हैं ना कि हमारे साथ जो बॉस है वो तो ऐसे ट्रीटमेंट कर रहा है जैसे उसने हमें खरीद ही लिया होता है। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो अथॉरिटी है ये बेसिकली दो इंडिविजुअल्स के बीच का लेन देन है, ये उनके बीच की रिलेशनशिप है। वो दो पर्सन्स कौन से होंगे? एक सुपीरियर और एक सबॉर्डिनेट। और अथॉरिटी सुपीरियर एक्सरसाइज करेगा, ट्रांसमिट करेगा और सबॉर्डिनेट को उसको मानना पड़ेगा। उसके बाद बेटे अथॉरिटी अब जो है वो होती किस लिए, एक्सरसाइज क्यों की जाती है? तो बेसिकली फोर्थ पॉइंट में दिया हुआ है अथॉरिटी इज यूज्ड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब इसमें है कि जो बिहेवियर है सबॉर्डिनेट का कि वो उसने राइट टाइम पे राइट काम करना है, वो सारा कुछ
वो सारा कुछ क्यों करवाया जाता है? बेसिकली उसके पीछे यही रीजन है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो है वो अच्छे से अचीव हो सके। ठीक है। और नेक्स्ट में है कि इट प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर गेटिंग थिंग्स डन। तो बेसिकली अथॉरिटी जो है, अधिकार जो है, वो कहाँ पे क्यों यूज किया जाएगा? सो दैट कि काम अच्छे से कराया जा सके। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गई? आवाज आ रही है ना मेरी आपको? यस मैम। Yes, ma'am. ओके। ओके बेटा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है कि जो अथॉरिटी है, सिक्स्थ पॉइंट में दिया हुआ है कि अथॉरिटी प्रोवाइड्स द इट गिव्स द राइट ऑफ डिसीजन मेकिंग बिकॉज अ मैनेजर कैन गिव ऑर्डर्स ओनली व्हेन ही डिसाइड्स व्हाट हिज सबऑर्डिनेट शुड और शुड नॉट डू। ठीक है। तो इसमें यही है कि भाई बेसिकली आप एक जो ऑर्डर्स जो हैं वो दिए जा सकते हैं एक अथॉरिटी को एक्सरसाइज करते हुए। तो वो ऑर्डर्स क्यों दिए जाते हैं? जब वो ये डिसाइड कर लेता है कि मैंने अपने सबॉर्डिनेट से क्या करवाना है। तो बेसिकली ये एक डिसीजन लेने का, एक निर्णय लेने का अधिकार ही होता है कि अच्छा मैंने इससे ये काम करवाना है तो मैं इसको ये बोलता हूँ, मैंने इसे ये काम नहीं करवाना तो मैं इसको इसको इसके लिए मना करूंगा, या मैंने इसको ये काम नहीं करने देना तो मैं इसको मना करूंगा। ठीक है। तो ये एक तरह से निर्णय लेने का अधिकार होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है authority in itself is an objective thing but its existence is always subjective। जो कहने का मतलब कि जो अधिकार क्षेत्र बनाया गया है उसमें अपने आप में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होती है जो पर्सन इसको एक्सरसाइज कर रहा होता है, जो पर्सन अथॉरिटी जो है अधिकार को यूज कर रहा होता है। ठीक है। मतलब उसमें पर्सनैलिटी फैक्टर्स आ जाते हैं और इसी की वजह से ही इस अथॉरिटी को जिस ढंग से अधिकार को यूज किया जाएगा उसी में से निकल के आता है। जितने भी हम लोग लीडरशिप स्टाइल्स पढ़ते हैं कि कोई लीडर जो है वो ऑटोक्रेटिक है, कोई लीडर जो है वो डेमोक्रेटिक है, इस तरह से। ठीक है। नेक्स्ट जो है बेटे ये है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। इसमें फर्स्ट है कि डेलीगेशन जो है वो सुपीरियर जब किसी को अपनी डिस्क्रिशन से सबॉर्डिनेट को कुछ भी काम करने का जो है हक देता है। तो सबॉर्डिनेट जो है, जो भी सुपीरियर ने उसको लिमिट्स दिए हैं उसके अंदर अंदर रहते हुए जब वो काम करता है तो तब हम बोलते हैं कि डेलीगेशन हैज टेकन प्लेस, मतलब ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी हैज टेकन प्लेस। ठीक है। और जो मैनेजर है वो अपनी पूरी की पूरी अथॉरिटी कभी भी डेलीगेट नहीं करता, क्योंकि अगर वो सारी प्रॉपर्टी अपनी अथॉरिटी डेलीगेट कर देगा तो फिर उसके पास कुछ भी जो है कहने लायक रह नहीं जाएगा। ठीक है। देन उसके पास है कि जो अथॉरिटी है वो रूटीन डिसीजंस के लिए दी जाती है कि उनको एग्जीक्यूट किया जा सके। जो एक्सेप्शनल बातें हैं वहां पे अथॉरिटी नहीं दी जाती करने को। नेक्स्ट है बेटे कि जो एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी भी कितनी दी जाए, किसको कितना अधिकार दिया जाए काम करने का, वो डिपेंड करता है कई बातों के ऊपर। उसमें से कुछ बातें यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे दी हुई हैं कि मैनेजमेंट की फिलॉसफी क्या है, पार्टिसिपेटिव है कि ऑटोक्रेटिक है। अच्छा, सुपीरियर जिसने की अथॉरिटी को डेलीगेट करना है उसका वो कितना को कॉन्फिडेंस रखता है जो सबॉर्डिनेट्स के ऊपर। मैं अगर आपको कहूंगी कि अच्छा आप ठीक है आप ये अपने आप कर लीजिए, ठीक है, ये पोर्शन आप अपने आप पढ़ लीजिए, तो इसका मतलब मेरे में कॉन्फिडेंस है कि आप लोग कंसेप्ट को अच्छे से पिक कर पा रहे हैं, आपको समझ आ रही है, आपका आईक्यू लेवल शार्प है, तो उसी पोर्शन को ही आपके पास आपके बिहाफ पे छोड़ा जाएगा ना करने के लिए। ठीक है। तो ये कुछ बातें होती हैं, कुछ फिलोसफी, कुछ मैटर्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके हिसाब से अथॉरिटी जो है वो डिसाइड की जाती है कितनी देनी है, डेलीगेट करनी है। अब जो डेलीगेशन है इसमें ये है कि हम ये नहीं कह सकते कि जिसने अथॉरिटी दी काम करने को, ट्रांसफर किया काम, तो उसकी जो अथॉरिटी अपने आप में कम हो गई, उसकी वही अथॉरिटी रहेगी। मतलब वो कभी भी अपना कंट्रोल या पावर लूज नहीं करता है, वो कभी भी उनसे वापस ले सकता है काम करने का अधिकार। ठीक है। और डेलीगेशन जो है वो स्पेसिफिक भी हो सकती है, जनरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है, फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है। ठीक है जी। और उसके बाद है डेलीगेशन में हम साथ के साथ जो लास्ट पॉइंट है, इट डज नॉट मीन्स एब्डिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहने का मतलब कि अगर आपने जो सुपीरियर है उसने अथॉरिटी दी कोई काम करने की और वो ट्रांसफर किया काम, तो साथ के साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं साथ के साथ आपने दे दी। मैनेजर एस्केप नहीं कर सकता उस काम के दायित्व से कि नहीं मैंने तो ये काम उसको करने को दे दिया, अब इसका मतलब वो काम हो ना हो या उसकी जो जवाबदेही है वो सारी की सारी उस पर्सन की है जिसको मैंने काम दिया। आप उस चीज के जो अल्टीमेट जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या अकाउंटेबिलिटी, उससे आप एज अ सुपीरियर इनकार नहीं कर सकते। यहाँ तक समझ आ गई बेटा आपको?
Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ Yes, जी, ma'am. सभी को। अच्छा बेटे, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है स्टेप्स इन दी प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन। अब स्टेप्स क्या क्या है? सबसे पहले तो आपके पास जो है मैनेजर को पता होना चाहिए उसने काम करवाना क्या है सबॉर्डिनेट से, ठीक है? तो उसने क्या रिजल्ट्स लेने हैं, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है। नेक्स्ट है बेटे असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब इसमें है कि मैनेजर जो है स्पेसिफिक ड्यूटीज और टास्क देता है सबॉर्डिनेट को, ठीक है? तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो क्लियरली वो जो है बताए कि क्या क्या काम है, सबॉर्डिनेट उसको अंडरस्टैंड कर सके और उसको एक्सेप्ट करेगा। वो तभी एक्सेप्ट करेगा जब उसको क्लैरिटी होगी। नेक्स्ट है बेटे ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी। अब इसमें है कि असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज इज मीनिंगलेस अनलेस एडिक्वेट अथॉरिटी इज गिवन टू सबॉर्डिनेट्स। अगर ड्यूटी दे दी जाए कि तुम ये काम करोगे, लेकिन साथ के साथ उसके साथ जो रिक्वायर्ड अथॉरिटी है वो दी ना जाए, वो करने के लिए काम को करना कैसे, उसके लिए जो भी माहौल चाहिए, जो भी उसको एक अधिकार चाहिए वो दिए ही ना जाए, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर पाएंगे। सबॉर्डिनेट जो है कैन नॉट डिस्चार्ज रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट एडिक्वेट अथॉरिटी। और उसके बाद है क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस। अब इसमें यह है कि जो भी अथॉरिटी है, जब एक बार आपने उसको डेलीगेट किया तो उस केस में आपने उसके साथ जो असाइंड ड्यूटीज हैं उसकी आपने प्रॉपर आंसरेबिलिटी जो है वो आप उसके ऊपर डेलीगेट नहीं कर सकते, ठीक है? अब इसमें देखो लिखा है द सबॉर्डिनेट्स टू हुम अथॉरिटी इज डेलीगेटेड मस्ट बी मेड आंसरेबल फॉर द proper performance of assigned duties and for the exercise of the delegated authority. The extent of accountability depends upon the extent of delegation of authority and responsibility. A person cannot be held answerable for the acts not assigned to him by his superior. तो अगर जितना काम जितना भी पार्ट दिया गया है काम करने का, उस पार्ट तक की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, काम को किया नहीं किया, क्यों नहीं किया, रिपोर्टिंग, है ना? तो जो काम दिया ही नहीं गया, आप पूरे काम के लिए आप जो है जिम्मेवारी किसी और के ऊपर नहीं डाल सकते। तो जितना काम दिया गया है उतने काम की ही जो है आंसरेबिलिटी आप तय कर सकते हो, ठीक है जी? यहां तक समझ आ गया बेटे? नेक्स्ट है डिफिकल्टीज इन डेलीगेशन। तो मुश्किलें कहाँ कहाँ पे आती हैं? सबसे पहले तो है जो डेलीगेटर है, ठीक है, ऑन द पार्ट ऑफ द डेलीगेट। डेलीगेट कौन कर रहा है? मैनेजर। मैनेजर जो है वो कई बार रिलेक्टेंट होते हैं, वो देना ही नहीं चाहते, ट्रांसफर ही नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी साथ के साथ। तो क्योंकि वो अथॉरिटी नहीं देना चाहते, वो ऑटोक्रेट्स होते हैं, इसलिए उनको लगता है कि नहीं मैं काम खुद ही कर लूं तो ज्यादा बेटर है, ठीक है? ये चीज होती है। दूसरे पॉइंट में ये है कि कई बार उनको ना अपनी वो होती है ईगो। उनको लगता है कि हमसे अच्छा कोई काम और कर ही नहीं सकता। उनको लगता है कि भाई हम इनडिस्पेंसिबल हैं, जैसे कि हम लोग बड़े सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग इररिप्लेसेबल हैं, तो हमारी जगह कोई ले ही नहीं सकता, उनको विश्वास ही नहीं आता, ठीक है? अब थर्ड में ये है कि अगर मैनेजर खुद ही इनकम्पिटेंट है, वो काम जो है सही ढंग से करना जानता ही नहीं, तो फिर भी ना उस केस में भी किसी और से काम वो इसलिए भी नहीं लेता, ये बड़ा साइकोलॉजिकल पॉइंट है। किसी और से वो काम इसलिए भी नहीं लेता क्योंकि उसको ये डर रहता है कि अगर मेरा सबॉर्डिनेट मेरे से बेहतर काम कर गया तो मेरी वीकनेसेस जो हैं वो टॉप मैनेजमेंट के आगे रिवील हो जाएंगी कि ये कैसा बॉस है, ये बॉस है, नीचे सबॉर्डिनेट है, इसका काम नीचे वाले ने ज्यादा बेटर करके दिखा दिया। तो कई बार वही प्रमोशन के चक्कर है, उसको लगता है कि मेरी डिमोशन ही ना हो जाए, तो वो मतलब वो रिस्क नहीं लेना चाहते, तो अपनी कैलकुलेशन करते हैं और उनको लगता है कि ये काम मैं उनसे ना ही करवाऊं, चाहे अपने लेवल से जैसे मर्जी करूं, ठीक है? और कई बार जो मैनेजर्स होते हैं उसमें ये है कि वो ये इसलिए भी थोड़ा सा डरते हैं कि उनको लगता है कि अगर सबॉर्डिनेट को काम करने को दे दिया गया तो अगर उसने कुछ रॉन्ग डिसीजन ले लिया तो उस केस में मैं ये तो कभी भी नहीं कह पाऊंगा कि मैं बैठा हूं तुम्हारे साथ, कोई बात नहीं, तुम डरो नहीं, गो अहेड, ऐसा नहीं मैं कह सकता। मैं रिस्क नहीं लेना चाहता कि अगर उसने कुछ गलत किया तो गलत जो होगा उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा, तो इस वजह से भी वो डेलीगेट नहीं करते हैं, ठीक है? उसके बाद कई बार क्या है कि मैनेजर को कई बार ये भी फील होता है कि सबॉर्डिनेट शायद केपेबल ही नहीं है, उसको सबॉर्डिनेट्स के ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि कई बार जो मैनेजर है जो डेलीगेट नहीं करना चाहता तो उसमें ये कि वो सूटेबल उनको डायरेक्शन ही नहीं इशू करता, काम जो है वो शायद चाहता ही नहीं है कि वो दूसरा करे, तो काम होना कैसे उसके साथ जो जुड़ी हुई जो बातें हैं जो उसकी गाइडेंस के लिए चाहिए तो वो बताता ही नहीं है। तो जब वो उनको ठीक ढंग से बता ही नहीं पाता, कम्युनिकेट ही नहीं कर पाता, तो फिर वो डेलीगेशन जो है वो करेगा भी कैसे? और फिर लास्ट में है कि उसके लिए
एडिक्वेट कंट्रोल्स चाहिए, ठीक है। इफेक्टिव डेलीगेशन रिक्वायर्स एडिक्वेट कंट्रोल्स एंड मींस ऑफ नोइंग द प्रॉपर यूज ऑफ अथॉरिटी. A manager will hesitate to delegate authority if he has no means to ensure that the authority is being properly used by the subordinates. अगर उसको समझ ही नहीं आ रही, वो पता ही नहीं करा पा रहा कि जो अथॉरिटी को वो सही ढंग से यूज कर भी रहा है सबॉर्डिनेट, तो ऐसे में वो सबॉर्डिनेट को हिस्सा ही नहीं देगा, उसको चांस ही नहीं देगा कि वो काम कर पाए. अब ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये सुपीरियर के उसके ऊपर थे, ऑन द पार्ट ऑफ द सुपीरियर, की वो डेलीगेशन जो है कब कब उसकी तरफ से पॉसिबल नहीं होती या दिक्कत आती है. अब सबॉर्डिनेट की तरफ से भी क्या है, अगर सुपीरियर तैयार है काम को डेलीगेट करने को, अथॉरिटी देने को, डेलीगेशन जो है वो तैयार है ट्रांसफर करने को, लेकिन सबॉर्डिनेट उसको अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने को ही नहीं तैयार होता, उसकी क्या रीजंस हो सकती हैं. तो उसमें कई बार है कि सबॉर्डिनेट जो है उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो घबराता है कि मैंने ये काम नहीं करना है, पता नहीं कोई गलती ना हो जाए. कई बार सबॉर्डिनेट इसलिए भी अनविलिंग होते हैं, उनको ये लगता है कि अपने आप को साइड पे रखो, बॉस का काम है, बॉस ही करे, बॉस ही डिसीजंस ले, हम क्यों बीच में आए, हम क्यों आगे आए. ऐसे कई बार सबॉर्डिनेट जो है वो गलती करने से भी डरता है कि मेरे से कुछ गलत हो जाएगा या बॉस ही मेरे खिलाफ हो जाएगा, मेरा इंप्रेशन गलत हो जाएगा, बॉस मुझे क्रिटिसाइज करेगा, ऐसे कुछ हो सकता है. उसके बाद है कि कई बार सबॉर्डिनेट इतना ज्यादा ओवरबर्डन होता है काम से कि उसको लगता है कि मुझे मिलना ही क्या है. अगर जो बॉस है मेरे को एडिशनल अथॉरिटी दे रहा है और वो कह रहा है कि भैया तुम ये काम करो मेरे बिहाफ पर, मेरे को मिला है पर तुम करो, कोई बात नहीं, तो उसको लगता है मुझे क्या जरूरत पड़ी है आगे, मैं ओवरबर्डन हूँ काम से, तो मुझे और अपना ही काम दे दिया इन्होंने, तब भी नहीं करता. सबॉर्डिनेट जो होता है कई बार इसलिए भी अवॉइड करता है जब उसको वर्किंग फैसिलिटीज रिसोर्सेज वगैरह नहीं प्रॉपर दिए जा रहे, उसको गाइड नहीं किया जा रहा, तो उसको लगता है मैं इतनी सिर खपाई कैसे कर सकता हूँ जब मुझे गाइड ही नहीं किया जा रहा. और ये भी है कि वही बात कि सबॉर्डिनेट कई बार इसलिए भी आगे नहीं आता, उसको लगता है मुझे कौन सा कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिलने लगे हैं, तो मुझे क्या फायदा, मैं ये करूँ, ठीक है. उसके बाद है डेलीगेशन जो है वो इफेक्टिव कैसे हो सकती है. दो तो इसमें अलग अलग से पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये आपने वैसे टॉपिक किया हुआ है डेलीगेशन का भी. तो इसमें यह है कि कई बार जो डेलीगेशन तभी इफेक्टिव हो सकती है जब क्लैरिटी हो, सारे फंक्शंस को क्लियरली बताया गया हो, डेलीगेशन जो है उसमें बता दिया गया हो सुपीरियर की तरफ से कि हम क्या रिजल्ट्स चाहते हैं, हम तुमको अथॉरिटी तो दे रहे हैं ये करने की, पर हम चाहते क्या है कि तुम इस अथॉरिटी को किस ढंग से यूज करके हमारे लिए क्या रिजल्ट्स लेके आओ, ठीक है. और उसके बाद फिर ये भी है कि प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, पैरिटी होनी चाहिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में. अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी अथॉरिटी ने दी तो सबॉर्डिनेट तब भी काम नहीं कर पाएगा, इनइफेक्टिव होगा काम उसका. अगर अथॉरिटी दे दी है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी तो तब भी जो सबॉर्डिनेट है सिर्फ अथॉरिटी लेकर वो इररिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, उसको लगेगा तो मजे की बात है, बस मजे लो अथॉरिटी के, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कोई बात नहीं, छोड़ो. उसके बाद एब्सोल्यूटनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब इसमें वही वाला पॉइंट आएगा जो पीछे भी आया था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कभी भी डेलीगेट नहीं हो सकती, कोई भी मैनेजर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच नहीं सकता, एस्केप नहीं कर सकता, अल्टीमेटली उसी की रहती है. देन यूनिटी ऑफ कमांड में ये है कि अगर सबॉर्डिनेट को एक ही बॉस से अगर मिलती हैं इंस्ट्रक्शंस और एक ही बॉस की तरफ अकाउंटेबल है फिर तो सब ठीक है, लेकिन अगर चेन ऑफ ये यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है तो वहां पे फिर डेलीगेशन जो है वो मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वहां पे जो सबॉर्डिनेट है वो कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ नहीं आता मैं कन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर्स में किसको मानूं और किसको ना मानूं, तो ऐसे में फिर जो है वो डेलीगेशन फेल हो जाता है. उसके बाद है जो लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी है वो सबॉर्डिनेट के क्लियर हो जाने चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि अगर मेरे को अधिकार दिया गया तो मेरा अधिकार क्षेत्र कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जाता है, ठीक है. और लास्ट है अथॉरिटी लेवल प्रिंसिपल, इसमें जो है मैनेजर्स एट ईच लेवल शुड मेक ऑल डिसीजंस विद इन देयर jurisdiction. They should avoid the temptation to refer to their superiors' decisions which they are authorized to take themselves. Only matters outside the scope of authority should be referred to superiors. तो इसका मतलब वही जैसे मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, तो इसमें ये है कि जब किसी ने किसी को अथॉरिटी दे दी, सुपीरियर ने सबॉर्डिनेट को, तो उन्होंने हर बात के लिए फिर मुड़ के दोबारा दोबारा से पीछे बार बार सुपीरियर को जो है वो नहीं, उसको रेफर नहीं करना है, क्योंकि जब उनको अथॉरिटी दे दी गई है तो वो खुद डिसीजन लें, ठीक है. तो कई बार इनडिसाइसिव नेचर जो होता है ना सबॉर्डिनेट का वो यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक होता है. हाँ, जो मैटर्स उनको दी हुई अथॉरिटी के बाहर के हैं उन मैटर्स के लिए वो जो है वो रेफर कर सकते हैं सुपीरियर को, अदरवाइज उनको खुद ही वो काम करना पड़ेगा. हाँ जी बेटे, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का कंसेप्ट. Yes, ma'am.
Yes, ma'am. कोई दिक्कत तो नहीं है? एनी प्रॉब्लम? No, ma'am. इज इट ओके? ओके। नेक्स्ट जो कंसेप्ट आ रहा है बेटे, वो भी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के साथ ही जुड़ा हुआ है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। अब सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को अगर हम लेके चलते हैं तो ये भी डेलीगेशन के साथ मिलता जुलता ही आ जाता है थोड़ा बहुत। जैसे सेंट्रलाइजेशन जो है, इट इम्प्लाइज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एट द टॉप लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, while decentralization means dispersal of authority throughout the organization. तो जब हम कहते हैं ना, everything that goes to increase the importance of subordinates role in the organization, it is called decentralization, and everything which goes to decrease the role of subordinates in the organization, it is centralization. ठीक है? तो मतलब जिन जिन फैक्टर से एक सबॉर्डिनेट का जो है रोल वो बढ़ता जाता है, ठीक है, उसको इम्पोर्टेंस मिलती है, उसको पूछा जाता है, उसको अथॉरिटी मिलती रहती है, तो इसका मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन भी बढ़ रही है, डिसेंट्रलाइजेशन हो रही है। अगर इसके उलट चल रहा है, मतलब इन सिलेक्टेड फ्यू के बीच में ही डिसीजन मेकिंग और सारा कुछ है, तो वो फिर सेंट्रलाइजेशन है। तो ये काम करने का एक तरीका बन जाता है ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, अब इसमें इन्होंने दिया है कि एलन की डेफिनेशन भी दी हुई है और भी है। एलन कहता है कि सेंट्रलाइजेशन इज अ सिस्टमैटिक एंड कंसिस्टेंट रिजर्वेशन ऑफ अथॉरिटी at central points within an organization. Decentralization applies to systematic delegation of authority in organization wide context. So कहने का मतलब कि जो delegation of authority की बात है वो decentralization के साथ जुड़ी हुई है, कि जब और लोगों को मौका मिलता है काम करने का तो उसको हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का वो जो स्ट्रक्चर है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, और वहां पर क्या किया गया है, वहां पे डेलीगेट की गई है अथॉरिटी। लेकिन फिर भी इनकी आपस में डिफरेंस होता है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसमें ये है कि जो डेलीगेशन है, यहाँ पे देखो ऊपर पैराग्राफ में दिया हुआ है, डेलीगेशन मींस ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर, बट डिसेंट्रलाइजेशन जो है इट इंप्लाइज डिफ्यूजन ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो कहने का मतलब कि डेलीगेशन में तो सुपीरियर सबॉर्डिनेट को इंटेंशनली ट्रांसफर करता है अथॉरिटी, काम करने की अधिकार देता है। जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसमें अथॉरिटी जो है उसको डल्यूट किया गया है, उसको कितने ही लेवल्स तक, किसी ये 1 to 1 नहीं होगा, कितने ही नीचे लेवल्स तक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग जनों को थोड़ा थोड़ा सा अधिकार कुछ कुछ करने का काम जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो दिया गया है। अब जिसमें देखो डिफरेंसेस में, डेलीगेशन क्या है, डेवल्यूशन ऑफ अथॉरिटी, और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, एंड रिजल्ट है। अगर हम डेलीगेशन की बात करते हैं तो वो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल की तरफ जाता है, लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन है इट इज कंप्लीटेड ओनली व्हेन द फुलेस्ट पॉसिबल डेलीगेशन इज मेड एट ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मतलब डिसेंट्रलाइजेशन में एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है डेलीगेशन में जो कंट्रोल है ये सुपीरियर के पास ही रहता है। ठीक है, वो सारे का सारा जो कंट्रोल है वो दे नहीं देता सबॉर्डिनेट को, सिर्फ काम करने के लिए जो कुछ एक अधिकार चाहिए वो देता है। जो डिसेंट्रलाइजेशन है, टॉप मैनेजमेंट उसमें क्या करती है, ओवरऑल कंट्रोल जो है वो एक्सरसाइज करती है, बाकी सारा जो काम करने का हकूक है वो नीचे तक डिपार्टमेंटल मैनेजर्स को आराम से दे देती है। डेलीगेशन जो है वो बहुत जरूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अगर चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक्सपैंड करे, डाइवर्सिफाई करे। लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो ऑप्शनल है, मतलब कि उस केस में टॉप मैनेजमेंट जो है वो उसके अभी अपनी मर्जी है, डिस्क्रिशन है कि आपने नीचे तक जो है अथॉरिटी को डल्यूट करना है कि अपने पास ही रखना है। इसलिए फिर दूसरा जो मॉडल चलता है कि भाई इन सिलेक्टेड फ्यू जो है वही सब डिसाइड करेंगे, तो कई बार उस मॉडल को भी मैनेजमेंट जो ऑप्ट कर सकती है। तो डेलीगेशन तो मोर और लेस एक कंपल्शन बन जाती है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन जो है ये ऑप्शनल है। ठीक है, डेलीगेशन जो है ये एक टेक्निक है जिससे काम करवाया जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन जो है ये मैनेजमेंट की विजन के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है जी, अब एडवांटेजेस देखिए जो है डिसेंट्रलाइजेशन के, वो क्या है। अगर डिसेंट्रलाइजेशन हो जाए तो क्या फायदा होगा, किसको फायदा होगा। अब इसमें जो सबसे पहला जो फायदा है वो किसको होगा, वो टॉप एग्जीक्यूटिव्स को होगा। जैसे डिसेंट्रलाइजेशन से वर्कलोड उनका कम हो जाएगा, ठीक है, वो ओवर बर्डन होते हैं तो वो सिर्फ इंपॉर्टेंट मैटर्स पे जो है वो अटेंशन देंगे। उसके बाद है जो डिसेंट्रलाइजेशन जो है, इससे जो सबॉर्डिनेट्स को अधिकार क्षेत्र उनका बढ़ेगा, तो फिर वो मोटिवेटेड फील करेंगे, उनका जो मोराल है वो बूस्टेड अप रहेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको?
पता चल रहा है बेटे? यस मैम। ओके। उसके बाद है बेटे क्विक डिसीजंस। अब इसमें ये है कि नेचुरली जब डिसेंट्रलाइजेशन हुई है, जो काम है वो निचले स्तर तक बट गया है, उसमें अथॉरिटी भी चली गई है, तो इसमें क्या है कि जो काम है वो फटाफट से होगा, डिसीजंस जो है वो फटाफट से ली जाएंगी, और उसमें है कि ग्रोथ जो होगा वो नेचुरली हाई स्पीड पे होगा। ठीक है, तो ग्रोथ भी पॉसिबल हो जाएगा। उसके साथ है कि अगर एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें है कि अथॉरिटी जब डिसेंट्रलाइज होती है तो सबॉर्डिनेट्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो अपनी निर्णय शक्ति से काम लेते हैं, मैनेजरियल स्किल्स अपने ढंग से प्रैक्टिस करते हैं। तो इसमें ये है कि आप लोग अगर चाहते हो कि आपने विद इन द ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोशनल रेवेन्यूज जो है ऑर्गेनाइजेशन ने देने हैं, तो वहां पे एक अच्छा इंडिविजुअल जो है वो तैयार हो जाता है एक हायर पोजीशंस को मैन करने के लिए। ठीक है, तो बेटर यूटिलाइजेशन हो जाती है लोअर लेवल एग्जीक्यूटिव्स की। ठीक है जी। नेक्स्ट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसमें है कि जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है इट इज वाइडर एंड देयर फ्यूअर हेलिकल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिकेशन सिस्टम जो बहुत इफेक्टिव हो जाता है क्योंकि इसमें इंटरेक्शंस होती हैं। जब आपने नीचे तक अधिकार दिया है तो आपस में बात होगी गोल्स अचीव करने के लिए, तो इसमें सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स की रिलेशनशिप्स जो हैं वो आपस में बहुत अच्छे से डेवलप हो जाती हैं, क्योंकि इसी काम के करके ही वो आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं। इनको पता होता है कि उन्होंने ग्रुप गोल्स के लिए काम करना है। फिर जो सुपरविजन है वो भी बड़ी अच्छी हो जाती है। उनको जो दिए जाते हैं काम, उसमें अगर कुछ चेंज करनी है तो उसको वो साथ के साथ उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। अगर वो प्रमोशंस भी साथ के साथ जुड़ी होती हैं और पनिशमेंट्स भी साथ के साथ जुड़ी होती हैं, कि जब काम करने का अधिकार दिया गया तो काम क्यों नहीं हुआ, या काम उस ढंग से क्यों नहीं हुआ जिस ढंग से होना चाहिए था। तो इसका मतलब बड़ी एफिशिएंट सुपरविजन होती है। सुपीरियर जो है वो जो है आराम की नींद नहीं सो सकता कि काम दे दिया वो जाने उनका काम जाने, तो वो साथ में जो सुपरविजन करता है कंट्रोल करता है। तो ऐसे काम करवाते हुए डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल में भी जो काम है वो अच्छे ढंग से किया जा सकता है, कराया जा सकता है। ठीक है, अब डिसएडवांटेजेस क्या है? नेचुरली जब एडमिनिस्ट्रेटिव जो हक है वो नीचे तक जा रहे हैं डिपार्टमेंटल लेवल तक, तो उस केस में उनको तैयार करने के लिए उनको फिजिकल रिसोर्सेज भी दिए जाएंगे, उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो कई बार ये सब करते कराते बहुत कुछ एक्सपेंसिव होता है, काफी पैसे खर्च हो जाते हैं। तो ये लार्ज एंटरप्राइजेस ही ऐसे तरीकों में जा सकती हैं, छोटी एंटरप्राइजेस के लिए बड़ा कॉस्टली अफेयर हो जाता है। तो उसके साथ है कि डिसेंट्रलाइजेशन में हर डिपार्टमेंट अपने अपने लेवल पर अपनी इंडिपेंडेंस एंजॉय कर रहा होता है। तो कई बार जब ये काम निचले लेवल तक ऐसे सौंपा जाता है और हर डिपार्टमेंट को दूसरे के साथ तालमेल बनाना होता है, तो वहां पे दिक्कत आ जाती है। यूनिफॉर्मिटी भी नहीं रहती है, जब तालमेल नहीं होगा तो नेचुरली यूनिफॉर्मिटी भी नहीं रहेगी, क्योंकि हर डिपार्टमेंट ने अपने काम करने के लिए अपने नियम बनाए होते हैं। और कई बार डिसेंट्रलाइजेशन में ये भी होता है कि बहुत ज्यादा जो है प्रोडक्ट्स में हम डील कर रहे हैं, है ना, तो वो काम जो करने को, तो कहने का मतलब है कि जो बिग फर्म्स होती हैं वो इन चीजों में जा सकती हैं, इन चीजों का फायदा उठा सकती हैं। जो स्मॉल फर्म्स हैं जो इक्का दुक्का प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन करने का कोई बात कोई बनती नहीं है। ठीक है, वहां पे जो मैनेजर्स हैं वो भी एक दो करके ही होंगे ना, तो फिर उनको काम ही कितना दिया होगा कि उसको डिसेंट्रलाइज किया जाए, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। और कुछ ऐसी डिसेंट्रलाइजेशन में कुछ ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंटरवेंशन है या कोई इस तरह की, तो ऐसी बातों में भी जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो पॉसिबल नहीं हो पाती। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अब स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज, ये दूसरी टर्म्स आपने याद रखनी है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को स्पैन ऑफ कंट्रोल भी बोलते हैं, स्पैन ऑफ सुपरविजन भी बोलते हैं, और स्पैन ऑफ अथॉरिटी भी बोलते हैं। ये तीनों जो चारों टर्म्स है ना, ये आपस में एक दूसरे के सिनोनियम हैं। ठीक है, जैसे पर्यायवाची हैं। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट की करके ऐसे एमसीक्यू आपको आ सकता है कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इज ऑल्सो नोन एज, तो ऐसे करके ऑप्शंस दी होंगी, तो ऑल ऑफ दीज करके भी आपका आंसर बन जाएगा। तो इसको स्पैन ऑफ कंट्रोल भी बोलते हैं, स्पैन ऑफ सुपरविजन या स्पैन ऑफ अथॉरिटी। तो ये होता क्या है? Actually, it represents the numerical limit of subordinates to be supervised and controlled by a single supervisor. कि कितने नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स रहेंगे एक सुपीरियर के नीचे। ठीक है, एक सुपीरियर जो है वो अपने नीचे कितने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको कंट्रोल करेगा या उनका जो काम देखेगा, उसको हम बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल है ये कई तरह से कई फॉर्मूलाज निकाले गए थे, इन्होंने नाम दिया हुआ है, ये इसमें दिया हुआ है ना नीचे सेकंड लाइन में,
क्रैक यूनस फ्रेंच मैनेजमेंट कंसल्टेंट था, तो इसने कोई फॉर्मूला दिया था, उसके ऊपर ये जो कंसेप्ट है ये डेवलप किया गया था। आपने इसका नाम याद रखना है, किसने डेवलप किया, और स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है, और इसका जो अदर नेम्स है वो याद करने हैं। ठीक है जी, ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटे ये है लीडरशिप एंड मोटिवेशन का। ठीक है, लीडरशिप एंड मोटिवेशन में जो आपको दिया गया है इसमें उन्होंने बताया है कि बेसिकली काम करवाने के लिए एम्प्लॉयज को डायरेक्ट करना पड़ता है कि काम ऐसे करना है, और वो नहीं करते हैं तो उनको सुपरवाइज करके देखना है, उनको मोटिवेट करने की जरूरत पड़ती है, उनसे बात करने की जरूरत पड़ती है। वो जो सारी बातें होती हैं वो एक डायरेक्टिंग के फंक्शन में आ जाती हैं। जैसे इसमें 4 पॉइंट दिए हुए हैं, डायरेक्टिंग द एम्प्लॉयज इंक्लूड्स सुपरवाइजिंग एम्प्लॉयज, लीडिंग एम्प्लॉयज, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज एंड कम्युनिकेटिंग विद एम्प्लॉयज। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैनेजर्स हैं एट ऑल लेवल्स ये लीडर्स की तरह ही काम करते हैं, क्योंकि सभी के नीचे अपने अपने लेवल पे सबॉर्डिनेट्स होते हैं जिनसे काम करवाना होता है। अब जैसे अगर हम बात करें, डेविस की डेफिनेशन एक दी हुई है यहाँ पे देखिए, लीडरशिप इज द एबिलिटी टू परsuade others to seek defined objectives enthusiastically. It is a human factor which binds a group together and motivates it towards goals. तो जो लीडरशिप है वो असल में है क्या, कोई हम कहते हैं ना कोई लीडर है तो फॉलोअर्स मेक द लीडर्स। तो लीडरशिप में क्वालिटी क्या है कि वो दूसरों को कन्विंस कर लेता है, और कि वो जो ऑब्जेक्टिव्स चाहता है हासिल करने के लिए तो दूसरे लोग वो ऑब्जेक्टिव्स को उसी तरह से करें जैसे वो चाहता है, आपस में टीम वर्क करते हुए, तो उनको साथ के साथ मोटिवेट करता है। ठीक है, अगर हेमन की डेफिनेशन देखें तो लीडरशिप इज द प्रोसेस बाय व्हिच एन एग्जीक्यूटिवली जो है इमेजिनेटिवली डायरेक्ट्स, गाइड्स एंड इन्फ्लुएंसेस द वर्क ऑफ अदर्स इन चूजिंग एंड अटेनिंग स्पेसिफाइड गोल्स by mediating between the individuals and the organization in such a manner that both will obtain maximum satisfaction. तो इसमें जो लीडर है वो सारा कुछ करता है, डायरेक्ट भी करता है, गाइड भी करता है, और उनको मोटिवेट भी करता है, इन्फ्लुएंस भी करता है कि वो गोल को अचीव कर पाए। Hoons and O'Donnell को देखें तो उसकी डेफिनेशन, लीडरशिप इज द एबिलिटी ऑफ द मैनेजर टू इंड्यूस सबॉर्डिनेट्स टू वर्क विद कॉन्फिडेंस एंड zeal। तो आपने इसमें से जो कैचिंग वर्ड्स हैं वो ध्यान में रख लेने हैं ताकि अगर एमसीक्यू आए तो आपको पता हो कि जो डेफिनेशन है वो कहाँ कहाँ से किसकी है। ठीक है, ये किस डेफिनेशन किसने दी है, जहां कहीं भी कून्स और डनेल की तो वहां पे आपने ये ध्यान रखना है कि इंड्यूसिंग दी सबॉर्डिनेट वो बात की गई है कि उसमें कॉन्फिडेंस एंड zeal जो है वो ऐड की जा सके। ठीक है, तो आपने उसको आइडेंटिफाई करने में आपको फिर मुश्किल नहीं होगी। ठीक है जी, अगर सिंपल वर्ड्स में देखें तो लीडरशिप में बी डिफाइंड सिंपली एज इन्फ्लुएंस द आर्ट और प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल सो दैट दे विल स्ट्राइव विलिंगली टुवर्ड्स द रियलाइजेशन ऑफ कॉमन गोल्स। तो अपने आप में ये एक कला है किसी से काम करवाने की, किसी को इन्फ्लुएंस करने की, ताकि वो कॉमन गोल्स की तरफ बड़े आराम से अपनी मर्जी से उस तरफ बढ़ सकें और वो काम कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो लीडरशिप जो है ना बेसिकली है तो ये हर पर्सन जो है वो बॉर्न लीडर नहीं होता, बट आप जो है लीडरशिप स्किल्स एक्वायर भी कर सकते हो, ऐसी भी बात नहीं है इसको एक्वायर नहीं किया जा सकता। अब लीडरशिप में क्या है कि ये सपोज करके चला जाता है कि फॉलोअर्स हैं तो तभी लीडर है ना। अकेला एक पर्सन अपने आप में कोई लीडरशिप नहीं एक्सरसाइज कर सकता। ठीक है जी, उसके बाद है जो लीडरशिप है वो इंडिविजुअल्स को इन्फ्लुएंस करते हैं कि एक पर्टिकुलर ढंग से वो काम करें। ठीक है, अब लीडरशिप जो है बेसिकली होती क्यों है एंटरप्राइज में, एक कॉमन गोल की तरफ डायरेक्ट करने के लिए होती है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, और इसमें एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में, एक गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टांसिस में, या एक पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ जो रिलेटेड होती है लीडरशिप। मतलब एक पर्सन जो लीडर है वो जरूरी नहीं है कि हर जगह पे वैसे ही होगा, तो इसमें हर सर्कमस्टांस में डिफरेंटली वो बिहेव कर सकता है। ठीक है जी, यहाँ पे समझ आ गया आपको। क्वालिटीज करें, क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल लीडर। यस मैम। ओके बेटा, क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल लीडर में क्या है कि क्या क्या जरूरी है। सबसे पहले तो ये है कि जो फिजिकल उसका एनर्जी एंड स्टेमिना, उसकी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, चार्मिंग होना चाहिए। कहने का मतलब ये नहीं है कि बड़ा स्मार्ट और हैंडसम और सुंदर, ऐसे नहीं। कहने का मतलब उसके जो वर्क एथिक्स हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए, जिस ढंग से वो बोल रहा है, वो काम कर रहा है, ठीक है, जिस ढंग से वो लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है, तो उसके अपीयरेंस से वो किस तरह से अपने आप को कैरी करता है उससे ही समझ आनी शुरू हो जाती है कि इसमें लीडर की एक क्वालिटी है। ठीक है,
नेक्स्ट है इंटेलिजेंस। तो लीडर्स में नेचुरली एवरेज से ऊपर आईक्यू उनका होना चाहिए। सबऑर्डिनेट जो है वो एवरेज आईक्यू से बिहेव करते हैं, तो इसका जो आईक्यू है एक्सपेक्टेड है कि उससे ऊपर होना चाहिए। वो एक्यूरेटली जो है साइंटिफिकली जो है वो बिहेव करें, ठीक है। नेक्स्ट है लीडर जो है उसमें अपने आप में जैसे बोलते हैं ना फोर साइटेडनेस होनी चाहिए, ठीक है। वो फील कर सके लॉन्ग रन में कि अगर हम ये काम अभी ऐसे कर रहे हैं, अगर हम बिजनेस में ऐसे मूव ले रहे हैं, तो इसका अभी के अभी क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट होगा, और आने वाली लॉन्ग टर्म में उसका इम्पैक्ट जो है वो क्या रहेगा, ठीक है। उसके अलावा बेटा इसमें है कि उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत होना चाहिए। जो खुद ही क्लियर नहीं है, इन्फॉर्म्ड नहीं है, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होना। तो जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं होना, उस केस में उसने अपने सबॉर्डिनेट्स को कैसे मोटिवेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि अगर उसने कोई बात बोली है, अगर उसे लगता है कि कोई न्यू आइडियाज कोई और दे रहे हैं, तो उस केस में वो वाली जो आइडियाज को वो एब्जॉर्ब करे, अकोमोडेट करे सबॉर्डिनेट्स के साथ, उनको एक्सेप्ट करे, ठीक है। नेक्स्ट इज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो लीडर है वो पर्टिकुलरली अपने जो भी वो काम कर रहा है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो है उसने दायित्व अपने ऊपर लिया हुआ है, ही शुड बी अवेयर ऑफ इट। ये नहीं कि भाई वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने वाला पर्सन हो। और लीडर जो है उसमें ह्यूमन रिलेशंस जो है वो भी बहुत अच्छे भरपूर मात्रा में होनी चाहिए। मतलब वो लोगों के साथ डील करते हुए उनको ये महसूस कराए कि मैं आपको सहयोग देने के लिए हूँ, ठीक है। उनको अंडरस्टैंड करें। तो ये इस ढंग से जो लीडर है उसमें ये क्वालिटीज रिक्वायर्ड हैं। नेक्स्ट इज लीडरशिप स्टाइल्स। अब लीडरशिप स्टाइल्स जो है वो अलग अलग से होते हैं। अब सब में क्वालिटीज जो है ना वो एक जैसी नहीं होती हैं। किसी में कोई क्वालिटी होगी, किसी में कोई होगी। तो उसी तरह से जो लीडरशिप है वो स्टाइल्स जो है वो डिफाइंड होते हैं। अब जैसे फर्स्ट है इसमें लीडरशिप स्टाइल में कि इट इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ अथॉरिटी। दूसरा है लीडरशिप कॉन्टिनम इन्वॉल्विंग वैरायटी ऑफ स्टाइल्स रेंजिंग फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम यूज ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस। थर्ड है लीडरशिप स्टाइल्स डिस्क्राइब्ड इन मैनेजरियल ग्रिड बाय ब्लेक एंड मोटन। और फोर्थ है सिस्टम्स ऑफ मैनेजमेंट बाय रनिस लिकट। मैं ना ये आपको स्टाइल सारे के सारे इकट्ठे नहीं कराऊंगी, नहीं तो आपको फिर मिक्सिंग होगी। ऐसे करेंगे कि हम कुछ स्टाइल अभी करेंगे, कुछ साथ में फिर आगे का कुछ और टॉपिक करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको वापस बाकी के स्टाइल्स पे लेके आऊंगी ताकि आप मिक्स ना करें, ठीक है जी। First is like based on authority. तो on the basis of how leaders use their power, leadership styles, तो इसमें तीन आते हैं, ऑटोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव और फ्री रेंज। अगर हम अथॉरिटी के ऊपर लेके चलते हैं तो उसमें कौन कौन से होंगे, ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन लीडरशिप। जो ऑटोक्रेटिक लीडर होता है वो सिर्फ और सिर्फ अपना कंट्रोल रखना चाहता है सबॉर्डिनेट्स के ऊपर, ठीक है। वो सारे डिसीजंस खुद लेता है, वो सबॉर्डिनेट के साथ कंसल्ट करने में विश्वास नहीं रखता है, ठीक है। तब इसकी एडवांटेजेस देखो क्या है। एक तो ये है कि एक ही बंदा जो है वो ही सारे डिसीजंस ले रहा है, तो उस केस में डिसीजन मेकिंग क्विक हो जाएगी। मोटिवेशन मिलती रहेगी लीडर को खुद को, वो अपने आप को शाबाशी देता रहेगा कि मैंने फटाफट से काम करवा दिया, ठीक है। और उसके बाद जो मतलब कि कॉम्पिटेंट नहीं है सबॉर्डिनेट्स, तो उनको हेल्प मिल जाएगी, और इससे जो फटाफट से काम हो जाएगा और पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। अब डिसएडवांटेजेस क्या है कि सबॉर्डिनेट्स जो हैं जो काम कर सकते हैं वो फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। उनको लगता है हमारे साथ तो धक्का हो रहा है कि सारा तो ये खुद ही करता है, हमारे को तो करने नहीं देता। सबॉर्डिनेट्स जो हैं वो कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी जी चुराना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है जब करना ही इसने है तो हम बीच में फिर पार्टिसिपेट करें भी क्यों। उनका जो पोटेंशियल है वो यूटिलाइज नहीं किया जा रहा होता। तो उस केस में कई बार ये भी लगता है कि अगर लीडर नहीं रहेगा, तो अगर लीडर बीमार हो गया, उसको छुट्टी लेनी पड़ी, लंबी छुट्टी पे चला गया, तो वहां पे ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी थ्रेट हो जाता है कि ऐसे लीडर की एब्सेंस में काम कैसे चलेगा, क्योंकि यहाँ तक किसी भी और सबॉर्डिनेट को मौका ही नहीं दिया गया कि वो काम करें, ठीक है। तो जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है वो इतना ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है। और हाँ, ये सूटेबल वहीं पे होगा जब सबॉर्डिनेट्स जो है वो पढ़े लिखे नहीं है, या उनका आईक्यू लेवल इतना शार्प नहीं है, या वो अनस्किल्ड है, या वो सबमिसिव है, ठीक है। अगर ऐसी कुछ बातें हैं जिनमें वो खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं लेके चलते, तो जिस किसी पर्सन में भी चालाकी है या कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, उसको लगता है बस मैं ही कर सकता हूँ और कोई भी नहीं मेरे बराबर का, और कोई भी नहीं है टक्कर का, तो वो अपनी ये वाली लीडरशिप स्टाइल को आराम से प्रैक्टिस कर जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है बेटे आपका डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल या पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। अब इसमें क्या है कि एक
कंसल्टेटिव और डेमोक्रेटिक लीडर जो है टेक्स डिसीजंस इन कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन विद द सबऑर्डिनेट्स। जो डेमोक्रेटिक लीडर है वो डिसीजंस लेता है, वो कंसल्ट करता है सबऑर्डिनेट के साथ, उसके बाद उन डिसीजंस पे वो फाइनल करता है। ठीक है, तो इसका मतलब वो अथॉरिटी को डिसेंट्रलाइज कर रहा है आराम से, और सबऑर्डिनेट्स को अलाउ कर रहा है कि तुम भी अपना जो है हिस्से का वो बताओ, बोलो, बात करो। ठीक है, और उसके हिसाब से जो फॉलोअर्स हैं वो उसको मतलब कि उनके साथ सारा वो राब्ता कायम करता है, उनको बता के रखता है कि ये कुछ होने जा रहा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, और ये चीजें ऐसे होंगी, आप बताइए अगर आपको सही लगता है, या अगर आप अपनी कोई सजेशंस देना चाहती हो, या किसी भी तरह की कोई मॉडिफिकेशन आप चाहते हो तो आप बता सकते हो। ठीक है, तो ये वो वाला स्टाइल है। अब इसमें जो एडवांटेजेस हैं वो क्या है, इसमें ये है कि जो ये एक तरह की कंसल्टेटिव लीडरशिप है, तो इससे सबॉर्डिनेट्स को ना बड़ी वो रहती है, सेटिस्फेक्शन मिलती रहती है कि हमारे को पूछा जा रहा है। ठीक है, अब इसमें सबॉर्डिनेट्स के अंदर भी जो है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी डेवलप होनी शुरू हो जाती है। जो लीडर है वो लोगों को अपने साथ सबॉर्डिनेट्स को जोड़ता है, तो एक तरह से जो लीडर की क्वालिटीज हैं वो भी उन सबॉर्डिनेट्स के थ्रू जो नजर आनी शुरू हो जाती हैं, वो भी सीखते हैं काम लीडर से। और पॉजिटिव एटीट्यूड जो होता है ना लीडर का, वो फिर आपस में लीडर की और सबॉर्डिनेट्स की रिलेशनशिप को भी बेटर कर देता है। ठीक है, अब इसमें है कि जो क्वालिटी ऑफ डिसीजंस है वो भी बढ़िया निकल के आएंगी, बिकॉज अब एक ही जो हेड है वो डिसीजन ही ले रहा है, तो काफी जाने जो लोग हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं और वो भी अपना अपना माइंड यूज कर रहे हैं। और उसके बाद नेचुरली जब सबॉर्डिनेट्स जो हैं उनको सेटिस्फैक्शन मिल रही है, तो फिर एब्सेंटिज्म जो है वो खत्म हो जाएगा। लोग जो हैं वो बिलोंगिंगनेस जो है डेवलप कर लेंगे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए, तो लोग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहना पसंद करेंगे। ठीक है जी, समझ आ गया? पता चल गया बच्चे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी। डिसएडवांटेजेस जो है इसकी, डेमोक्रेटिक स्टाइल नेचुरली जब आपने एक बंदे ने अपने मन से नहीं चलना, उसने सबकी सलाह से चढ़ना है, तो नेचुरली वो टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, डिसीजन मेकिंग डिले होगी, मिनिमम इंटरेक्शन होगा लीडर के साथ। जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको भी एक आदत पड़ जाएगी कि हमें पूछा जाए, उसके बिना अपने आप कैसे डिसीजन ले गए। तो ऐसे में कई बार कई मौके ऐसे होते हैं जब डिसीजन के लिए कंसल्टेशन का टाइम नहीं होता, तो फिर वहां पे कई बार रिजेंटमेंट भी होती है कि हमारे से तो इस बार पूछा ही नहीं, बाकी आगे तो पूछ के चलते थे। अब जो कंसल्टेशन है कई बार ये भी शो करती है कि शायद ना लीडर को कुछ पता ही नहीं है, वो इनकम्पिटेंट है, तो ये वाली फीलिंग भी आ जाती है सबॉर्डिनेट्स में, तो उससे इनकी आपस की रिलेशन खराब होने की बात होती है। तो मतलब ये वाली कुछ पॉसिबिलिटीज रहती हैं जिससे कि पार्टिसिपेटिव लीडरशिप में भी दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन देखा जाए तो जो आजकल का टाइम चल रहा है, तो वहां पे कंसल्टेटिव स्टाइल जो है, जो पार्टिसिपेटिव स्टाइल है, ये ऑटोक्रेटिक स्टाइल से ज्यादा बेटर है। क्योंकि इसमें जो आजकल का स्टाइल जो क्या चल रहा है, आजकल का वैल्यू सिस्टम ये है जिसमें आप जिससे अगर काम करवाना चाहते हो तो आप उसको फेवर करो, आप उसको फ्रीडम दो, उसकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग को वेलकम करो। अगर आप ऐसा कुछ नहीं करते हो तो इसका मतलब कि फिर आपको काम करवाने में या काम किसी से लेने में दिक्कत होगी। ठीक है, और जो थर्ड है इसमें वो है फ्री रेन और लेजर स्फीयर लीडरशिप। अब इसमें क्या है, फ्री रेन लीडरशिप में क्या है कि पूरी तरह से कंप्लीट फ्रीडम जो है वो दे दिया जाता है सबॉर्डिनेट्स को। उनको कह दिया जाता है भी ये है काम, आपने खुद करना है, खुद डिसीजन लेनी है, आप डिसाइड करें कैसे करना है। द फ्री रेन लीडर अवॉइड्स पावर एंड रिलिंक्विशेस द लीडरशिप पोजीशन। लीडर अपनी लीडरशिप पोजीशन से ही उतर जाता है, उसी को वेव ऑफ कर देता है, और सारे का सारा जो काम करने की अथॉरिटी, खुला माहौल दे देता है कि आपने करना है, जैसे मर्जी करो आप। ठीक है, अब इसकी एडवांटेजेस क्या है, सबॉर्डिनेट जो है वो तो बड़े खुश हो जाते हैं, है ना, उनको लगता है कि हमारे को तो हमारे ऊपर इतना भरोसा कर लिया गया, तो उनको जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छे वाले लेवल की हो जाती है। ठीक है, और उसके साथ है कि जो उनकी एक है डेवलपमेंट वो भी बहुत बढ़िया होती है, और सबॉर्डिनेट्स अपने फुल पोटेंशियल के साथ काम करते हैं। अब अगर इसकी डिसएडवांटेजेस देखें, तो इसमें क्या है कि सबॉर्डिनेट्स को ना पूरी गाइडेंस नहीं मिलती है लीडर से, क्योंकि वो लीडर ही जब हट ही गया पिक्चर से, उसने कह दिया सब आपने करना है, अपने लेवल पे खुद डिसाइड करना है, रिसर्च करनी है, तो उनको फिर थोड़ा सा ये लगता है कि भाई सब कुछ तो हमारे ऊपर ही डाल दिया। कई बार लीडर की जो कॉन्ट्रीब्यूशन जो होती है वो भी साइड पे हो जाती है। जैसे ऑटोक्रेटिक स्टाइल में क्या होता है कि सबॉर्डिनेट की कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं पूछी जाती, उसको इग्नोर कर दिया जाता है। तो कई बार जब लीडर ने सब कुछ छोड़ दिया सबॉर्डिनेट्स पे, तो वहां पे लीडर इग्नोर हो जाता है।
ठीक है, इसका मतलब एक बैलेंस बन के चलना चाहिए, ऐसे नहीं कि भाई पूरी तरह से उधर को लुढ़क गए या पूरी तरह से इधर को लुढ़क गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर उसके बाद है सबऑर्डिनेट्स में मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड में वर्क एट क्रॉस पर्पसेस व्हिच में डीजनरेट इनटू क्योस। तो कई बार सबऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो आपस में लड़ते भिड़ते हैं, ठीक है ना, तो उनके आपस में जो रग वो रलती नहीं है, तो वो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रहे होते हैं। तो उस केस में क्या है कि कंफ्यूजन हो जाती है, जो लीडर है उसको तो उन्होंने मानना ही मानना है, पर जब सेम लेवल के सबऑर्डिनेट्स है तो उनकी आपस में जो लड़ाइयां हैं वो बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो ये चीज जो है वो ज्यादा अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं रहती। तो बेटा ये जो हमने 3 स्टाइल्स किए ना लीडरशिप के, ये बेस्ड ऑन अथॉरिटी थे, ठीक है। पहला ऑटोक्रेटिक था, दूसरा डेमोक्रेटिक या कंसल्टेटिव था, तीसरा जो था वो पूरा फ्रीडम वाला फ्री रेन था। आई होप कि ये आपको समझ आ गए होंगे। Yes, ma'am. हाँ जी, स्क्रीन नजर आ रही है ना सबको बेटा? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है बेटा, Yes. ओके। अब इसमें जो है नेक्स्ट है बेटे बेस्ड ऑन लीडरशिप कॉन्टिन्यूम, ठीक है। और लीडरशिप स्टाइल जो है ना आपके, ऐसे आपको मिक्स ना हो, तो मैं ये सोच रही थी कि आपको कुछ जो है वो 1-2 और करवा के ना फिर मैं थोड़ा सा अलग टॉपिक पे आऊं, फिर पीछे इसके ऊपर आते हैं, सो दैट कि आपको एक कंपैरिजन में मेमोरी में जा सके बातें। कैसे बोलते हो, कैसे करना है? हाँ जी, किसी को चलाएं आगे आगे, या स्पीड स्लो कर लें थोड़ी सी, बताइए। किसी को चलाते हैं, है ना? अब हाँ जी, क्या बोल रहे हो? आवाज नहीं आ रही है बेटा, आवाज नहीं आ रही है, जो भी बोल रहे हैं आप यहाँ चैट कर लीजिए या हाँ जी, अब आ रही है, हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोलिए, हाँ जी क्या बोल रहे हैं बेटा? मैम स्पीड थोड़ी स्लो कर लो। ठीक है बेटा, ठीक है, ओके। हाँ जी, नेक्स्ट है बेटे बेस्ड ऑन लीडरशिप कॉन्टिनम। अब इसमें ना देखो इन्होंने बताया हुआ है कि ये है इसमें टेननबॉम एंड सेकमिड, इन्होंने डेवलप किया था ये वाला लीडरशिप स्टाइल, ठीक है। तो ये एक तो अपने नाम याद कर लेने हैं। तो लीडरशिप कॉन्टिनम जो है ये इनका कॉन्सेप्ट था, इनके मॉडल था, ठीक है। इसमें इन्होंने जो लीडरशिप स्टाइल बताया था, इसमें इन्होंने ना जैसे लेफ्ट टू राइट इन्होंने रेंज ले ली थी कि ऑटोक्रेटिक से फ्री रेन की तरफ। तो इन्होंने जो नीचे दिया हुआ है ना 7 पॉइंट्स, इसमें इन्होंने इसको डिवाइड किया था, जैसे 7 लेवल्स कह लीजिए आप। तो लेफ्ट टू राइट इन्होंने एक लेवल्स बना लिए थे कि बिल्कुल जो लेफ्ट लेवल पे होगा, एक्सट्रीम लेफ्ट पे होगा, वहां पे जैसे हम एक्सेस पे कह लेते हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो होगा तो वहां पे जो मैनेजर होगा वो ऑटोक्रेटिक होगा। कहने का मतलब है कि जैसे इसी पैराग्राफ के एंड में दिया हुआ है ना कि एज वन मूव फ्रॉम द लेफ्ट एक्सट्रीम टू द राइट एक्सट्रीम द डिग्री ऑफ कंट्रोल गोज डाउन एंड द फ्रीडम ऑफ सबॉर्डिनेट्स गोज अप। तो जैसे जैसे 1 से लेके 7 तक जाएंगे तो आप ये देखना कि जो मैनेजर है उस वो 1 पे बहुत ऑटोक्रेटिक होगा और 7 तक जाते जाते वो बहुत ही जिसे बोलते हैं फ्री रेन लीडर हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट में देखो कैसे है कि मैनेजर जो है वो सबसे पहले ऑटोक्रेटिक है, तो नेचुरली हर चीज की डिसीजन वो लेगा, ठीक है। ये एक्सट्रीम फॉर्म है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप की। और सेकंड में क्या होगा, मैनेजर जो है वो डिसीजन सबऑर्डिनेट के आगे रख देगा, वो ये बोलेगा कि वो डिसीजन उसने ले लिया, लेकिन साथ के साथ उसने सबऑर्डिनेट को फिर थोड़ा सा मनाना शुरू कर देना है कि जो मैंने डिसीजन लिया है वो सही है, आप भी इसको माने। तीसरे लेवल तक आते आते जो मैनेजर है वो अपने आइडियाज रखेगा कि ऐसे ऐसे एक प्रॉब्लम है, आप बताइए इसके ऊपर कोई आपके मन में क्वेरीज आ रही हैं, मैंने ये डिसाइड किया है, ठीक है। तो यहाँ से सबऑर्डिनेट्स को मौका मिलना शुरू हो जाता है कि वो अपनी आवाज जो है यहाँ तक लेके आए, अपनी पार्टिसिपेशन करें और बताएं जो उनके व्यूज हैं उसके ऊपर। फोर्थ लेवल पे क्या है कि जो मैनेजर है वो एक टेंटेटिव सी डिसीजन देता है और साथ में बोल देता है कि इसके ऊपर मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, मॉडिफिकेशंस कर सकता हूँ, आप इसमें अपने व्यूज बताएं, इसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। उसके नेक्स्ट जो है जो मैनेजर, ही प्रेजेंट्स प्रॉब्लम्स, गेट्स सजेशंस एंड टेक्स डिसीजंस। अब यहाँ पे क्या है, 5th लेवल तक आते आते मैनेजर जो है इतना को लीनियंट हो जाता है कि वो पहले प्रॉब्लम रखता है, फिर लोगों से सजेशंस लेता है सबऑर्डिनेट से, और उसके बाद वो फैसला करता है, ठीक है जी। यहाँ पे जो डिसीजन है वो सजेशंस के बाद ली जाती है।
मॉडिफिकेशन करेंगे, बाद में करेंगे, ये सब वो बातें नहीं होती हैं, डिसीजन ही नहीं ली जाती। उसके बाद जो मैनेजर है वो क्या करता है, वो एक 6th लेवल पे आते आते वो लिमिट्स डिफाइन कर लेता है और ग्रुप में बांट देता है कि ये आपने यहाँ तक, अब ये बातें यहाँ तक कर सकते हो, यहाँ तक हम अपनी मर्जी चला सकते हो। तो वो कहता है कि आप बताइए कि इसमें हम क्या डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटे, मैनेजर परमिट्स सबऑर्डिनेट्स टू फंक्शन विद इन द लिमिट्स डिफाइंड बाय देम। तो उनको कहते हैं ठीक है, आपके ऊपर छोड़ दिया, आप पूरी पार्टिसिपेशन कीजिए, मेरी तरफ से आपको खुली छूट है, आप खुद ही डिसाइड कीजिए, लेकिन इस दायरे में रहते हुए कीजिए। ठीक है, इसके बाहर नहीं जाना, क्योंकि मेरी जो अप्रोच है, मेरी जो अथॉरिटी है, वो भी इसी दायरे तक है। आपको क्लियर हो गया बेटे, समझ आ गया कॉन्टिनम कैसे चलेगा? ये जो अप्रोच है, ये वाइड रेंज है लीडर के बिहेवियर की, कि पहले में वो कैसे बिहेवियर शो कर रहा था, दूसरे में फिर कैसे कर रहा था, और होते 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 7th पॉइंट तक आते आते वो एक्सट्रीमली जो है वो फ्री रेन की तरफ, यहाँ लिखा हुआ है ना, ऑटोक्रेटिक से फ्री रेन की तरफ वो आ गए। ठीक है जी। सी है लीडरशिप स्टाइल्स इन मैनेजेरियल ग्रिड। अब यहाँ पे ना इन्होंने डायग्राम भी दिया हुआ है। जो मैनेजेरियल ग्रिड लीडरशिप स्टाइल है, ये डेवलप किया था रॉबर्ट ब्लेक एंड जेन मॉर्टन ने। अगर हम देखें पीछे जो लीडरशिप था स्टाइल, तो वो भी 2 नाम दिए हुए थे, टेननबॉम एंड सेकमिट, शुरू में दिया हुआ, तो ये आपने याद रखने हैं। ठीक है, उसमें लीडरशिप कॉन्टिनम था, इसमें लीडरशिप जो है मैनेजेरियल ग्रिड की फॉर्म में बना के दी हुई है। अब इस ग्रिड की जो है ना 2 पोर्शंस है, अगर आप ध्यान से इस डायग्राम को देखें तो ये जो ग्रिड बनाई हुई है ना, इसमें 2 पॉइंट हैं इसके। जो वर्टिकल एक्सिस है उसमें है कंसर्न फॉर पीपल, और नीचे है कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। तो कहने का मतलब कंसर्न फॉर पीपल का क्या मतलब है? कंसर्न फॉर पीपल का मतलब जो इम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन में काम करने आए हैं, तो जो एक लीडर है वो उनसे, उनके साथ कैसा जुड़ा हुआ है, मतलब वो उनके साथ ज्यादा अटैच्ड फील करता है, इम्प्लॉइज का ध्यान रखता है, वो उनको गुड वर्किंग कंडीशंस देता है, उनके ऊपर ट्रस्ट करता है। ठीक है, उनके साथ उसकी गुड इंटरपर्सनल रिलेशंस होंगी। अगर हम कंसर्न फॉर प्रोडक्शन की बात करें, तो उसका मतलब वो लीडर ऐसा है कि वो काम को उसने कैसे निकलवाना है, कितना आउटपुट निकल के आएगा, कितनी क्वालिटी ऑफ वो सर्विसेज ले रहा है उनसे, और क्वांटम ऑफ आउटपुट कितना निकल के आएगा, जो है वो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। अब जो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन है वो ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेंडली बात है, और जो कंसर्न फॉर पीपल है जैसे, तो वो एम्प्लॉय फ्रेंडली बात है। मतलब जो लीडर जितना ज्यादा कंसर्न फॉर पीपल की तरफ झुका होगा, वहां पे जो उसके नीचे के सबऑर्डिनेट्स हैं वो बहुत खुश होंगे और सेटिस्फाइड होंगे, और जितना ज्यादा वो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन की तरफ होगा उसका झुकाव, तो उतना वो ऑर्गेनाइजेशन फ्रेंडली तो होगा, ऑफिस फ्रेंडली तो होगा, लेकिन यहाँ पर इम्प्लॉइज उसके साथ या उसके बिहेवियर से या इंटरेक्शन से सेटिस्फाइड होंगे, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर आप इसको ग्रिड की फॉर्म में देखो बेटा, तो यहाँ पे देखो इसके ना इनके स्टाइल्स निकल के आते हैं। यहाँ पे इन्होंने 5 स्टाइल्स दिए होंगे, ये देखो। फर्स्ट स्टाइल क्या है, देखो स्टाइल 1-1 आपको डायग्राम में ग्रिड में नजर आ रहा है ना, 1-1 जहाँ पे इन्होंने बॉक्स डार्कन किया हुआ है, पता चल रहा है सबको? यस पता चल मैम। रहा है बेटे, है ना? ये जो स्टाइल है ना, इसको हम बोलते हैं बेटे इम्प्रोविस्ड और इनडिफरेंट स्टाइल। या फिर अगर हम इसको अगर दोनों एक्सिस पे देखें, तो आपको नजर आ रहा है कि दोनों सबसे लोएस्ट में है, लो फॉर प्रोडक्शन एंड लो पीपल। दोनों ही लो लेवल नजर आ रहा है, लो प्रोडक्शन लो पीपल। मतलब ये बड़ी लेजी अप्रोच है, जो लीडर है वो सही ढंग से लीडर है ही नहीं है। तो जो लीडर है वो कंसर्न ही नहीं शो कर रहा, उसका ना तो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन को बढ़ाने की तरफ ध्यान है, ना उसका लोगों के साथ, जो एम्प्लॉइज जो सबऑर्डिनेट्स उसके नीचे काम कर रहे हैं उनकी तरफ ध्यान है। कहने का मतलब है वो सिर्फ एक जैसे एक जॉब को पूरा करने के लिए आया हुआ है। ठीक है, तो उसका इस ढंग में कोई नहीं है कि मैं किस तरफ अपना जो काम है वो लॉयल्टी अपनी उधर दिखाऊं। ठीक है, तो जस्ट वो जॉब को जॉब की सेंस में लेके चल रहा हूँ, अपना काम पूरा कर रहे हैं। अब जो स्टाइल 1-9 है, आप ऊपर देख रहे हो 1-9, इसी में 1-1 में ऊपर जाके टॉप में 1-9, उसको बोलते हैं बेटे कंट्री क्लब। ठीक है, और इसमें आप ध्यान से देखो तो प्रोडक्शन जो है वो लो ही है, बिकॉज हम नीचे प्रोडक्शन को मेजर कर रहे हैं ना, तो वो तो 1 पॉइंट पे नजर आ रही है। लेकिन जो कंसर्न फॉर पीपल है ना, वो हाईएस्ट 9 उसके पॉइंट पे, इंडिकेटर पे पहुंचा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक वन साइडेड अप्रोच है। इसमें क्या है, जो लीडर है, जो मैनेजर है, उसने बहुत ज्यादा ध्यान दिया हुआ है एम्प्लॉइज के कंफर्ट की तरफ, सिक्योरिटी की तरफ, लेकिन उसका प्रोडक्शन की तरफ कोई ध्यान नहीं है।
ठीक है, उनको ये है कि बस जो लोग हैं वो सेटिस्फाइड रहे, शुक्र है वो काम करने आ रहे हैं, शुक्र है कि वो नाराज नहीं हो रहे हैं, शुक्र है कि वो छुट्टी नहीं ले रहे हैं, उनको काम वो कितना कर रहे हैं कैसा कर रहे हैं इससे उसका कोई कंसर्न नहीं है। बस उसको ये है कि वो उसको ये लग रहा है कि नहीं एम्प्लॉय खुश रहने चाहिए, मतलब सबॉर्डिनेट्स खुश रहने चाहिए। तो इसका मतलब वो एक बड़ा ढीला ढाला सा लीडर है, जो सबॉर्डिनेट्स होंगे वो उसके ऊपर हावी हो सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी अप्रोच नहीं है, ये वन साइडेड अप्रोच है। तीसरा जो स्टाइल है ये है 9-1। अगर आप इसको ग्रिड में देखो 9-1 को, तो आपको नजर आएगा एक्सट्रीम राइट की तरफ 9-1 आ रहा है। यहाँ पे कंसर्न फॉर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है और कंसर्न फॉर पीपल एकदम से लो है। वन जो है वो कंसर्न फॉर पीपल को शो कर रहा है। अब ये जो वाला स्टाइल है इसको हम कौन सा स्टाइल बोलते हैं? ये है प्रोड्यूस, मतलब प्रोडक्शन की तरफ ध्यान है। डिक्टोरियल और पेरिश, हाई प्रोडक्शन लो पीपल, ये अथॉरिटेरियन लीडरशिप है। ठीक है, मतलब जो लीडर है जो मैनेजर है उसको एम्प्लॉय से कोई मतलब नहीं है। ये सेकंड जो स्टाइल हमने किया ना अभी 1-9, ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। उसको कोई मतलब नहीं है एम्प्लॉय बीमार है, एम्प्लॉय का मूड ठीक नहीं है, वो दुखी है, उसको कोई फैमिली प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ इशू है या कुछ भी, उसको सिर्फ अपने काम से मतलब है। वो पूरी तरीके से फियर फैक्टर को यूज करता है जो मैनेजर है, पनिशमेंट्स को यूज करता है, क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ किस में है? प्रोडक्शन को बढ़ाने में है। ठीक है, इसलिए प्रोडक्शन तो बढ़ जाएगी लेकिन आउट ऑफ फियर बढ़ेगी या आउट ऑफ द पनिशमेंट बढ़ेगी। तो जो एम्प्लॉयज होंगे जो सबॉर्डिनेट्स होंगे वो उससे खुश नहीं होंगे, वो कहेंगे कि ये हमारे ऊपर बॉस क्यों बन के बैठा है। ठीक है, तो ये चीज है। नेक्स्ट है बेटे स्टाइल 9-9। अब जो स्टाइल 9-9 है ये जब टॉप में देख लो तो वहां पर ये है कि कंसर्न फॉर पीपल भी हाई है और कंसर्न फॉर प्रोडक्शन भी हाई है। तो इसको बोलते हैं द टीम और साउंड। ये सबसे बैलेंस्ड एक पोजीशन नजर आ रही है, हाई प्रोडक्शन हाई पीपल। तो यहाँ पे इन दिस स्टाइल द लीडर मैनेजर पेज हाई कंसर्न टू बोथ पीपल एंड प्रोडक्शन। तो मतलब उसने एम्प्लॉयज को खुश भी रखा हुआ है और साथ के साथ जो प्रोडक्शन है उसको भी ऑप्टिमम रखा हुआ है कि लोग भी खुश हैं और लोग जो हैं जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो विलिंगली जो है वो काम अच्छे ढंग से कर पा रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? स्टाइल 5-5। अगर हम इसको देखें स्टाइल 5-5 को, तो ये क्या है? जैसे देखो सेंटर में है बिल्कुल ग्रिड के। तो अगर ध्यान से देखो तो जैसे इन्होंने 1 से लेके 9 पॉइंट स्केल बनाया तो 5 को इसका मिडल ले लिया। ठीक है, दोनों तरफ से ये मिडल पॉइंट है। तो अगर ये 5-5 लेके चले तो मिडल ऑफ द रोड और द स्टेटस क्यू, तो ये इसको इस नाम से बोलते हैं, मिडल ऑफ द रोड और स्टेटस क्यू। मीडियम प्रोडक्शन मीडियम पीपल। The leader manager in this style tries to balance between the competing goals of the organization and the needs of the workers. तो बैलेंस बना के चल रहा है, कहीं कहीं पे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो हैं उनको भी मीट किया जा रहा है और साथ के साथ जो वर्कर्स की नीड्स हैं उनको भी बैलेंस तरीके से जहां तक उनको मीट किया जा सकता है वहां पे मीट भी किया जा रहा है। हाँ जी, ये वाली अप्रोच बेटा आपको समझ आ गई? क्लियर हो गया? Yes, ma'am. इसको इसमें से ना कितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि ये किसने दिया था ये मॉडल? ठीक है, इसका नाम जो दिया था रॉबर्ट ब्लेक ने और जीन मोटर ने, उसका नाम क्या था? ठीक है, ये पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद इसमें कितने स्टाइल्स की बात की गई है ये पूछा जा सकता है। फिर उसमें आपको जैसे स्टाइल 1-1 जो है उसमें क्या क्या शो होगा, है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसका क्या नाम है? ठीक है, उसमें जो प्रोडक्शन होगी वो ज्यादा होगी कि कम होगी? अच्छा, उसमें जो लीडर मैनेजर है वो क्या इंडिकेट करता है? उसकी लेजी अप्रोच नजर आती है। कोई और पूछ लिया जाए कि स्टाइल जो 5-5 है वो उसका क्या नाम है ना, वो उसमें क्या शो किया गया है? तो ये इस तरह से इसमें से हर स्टाइल के जो क्वेश्चंस हैं वो बन जाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट है बेटे लिकर्ट सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट। हाँ जी, कोई पढ़ेगा इसको बेटा? एनीवन इंटरेस्टेड? समृद्धि पढ़ो। Likert system of management. Ranins Likert and his associates of the University of Michigan, USA conducted an extensive survey of management style and patterns in a large number of organizations. Likert developed a continuum of four systems of management. These systems indicate the stage of evaluation in the pattern of management in the organizations. These are based on several variables, namely leadership, motivation,
communication, interaction, influence, decision-making process, goal setting, and the control process. A brief description of the Likert 4 management systems is given below. System 1. इसमें आपको समझ आ गया कि रेनिस लिकर्ट इसके जो हैं वो पायनियर हैं, ठीक है, और ये मिचिगन यूएसए की तरफ से एक सर्वे हुआ था, तो उसके ऊपर बेस्ड ये सिस्टम जो है वो डेवलप किया गया और उन्हीं के नाम के ऊपर ये बेस्ड है, ठीक है। अब जो सिस्टम में जो जो इन्होंने दिए सिस्टम 1 2 3 4 वो हम इसको बात करेंगे, ठीक है, कि इन्होंने कैसे उसको डिफाइन किया। हाँ जी बेटा। System 1. Exploitative autocratic. The managers under this system makes all the work-related decisions and orders their subordinates to carry out the decisions. The managers also define a standards and method of performance. The subordinates have absolutely no say in the decision-making process. The communication between the manager and his subordinates is highly formal in nature and downward in direction. Such managers believe in the threats and punishments to get things done. They exercise strict supervision and control over the subordinates. हाँ जी, तो इसमें ये हमने पहले भी किया है, मतलब वो ना बेसिकली आप देखना सभी सिस्टम्स में ना आपको ऐसे ही नजर आएगा कि शुरू में जो है मैनेजर है उसका ऑटोक्रेटिक वो दिखाया जाएगा कि वो बड़ी लीडरशिप को उस ढंग से लेके चलता है कि मैंने तो अपने रोब दाब से, थ्रेट्स से, पनिशमेंट से काम करवा लेना है। तो ये वो वाला सिस्टम का पार्ट बन जाता है जिसमें जो स्ट्रिक्टनेस जो है और वो एक्सप्लॉइट कर रहा है सबऑर्डिनेट्स को, वो वाली जो है वो टेक्निक यूज की जा रही है लीडरशिप की। नेक्स्ट है बेनेवोलेंट ऑटोक्रेटिक। हाँ जी। Benevolent autocratic. System 2 managers are also autocratic, but they are not exploitative. They adopt a paternalistic approach towards the subordinates. They allow some freedom to subordinates to carry out their task within the prescribed limits. The managers adopt patronizing attitudes towards the obedient and faithful subordinates. They are rewarded for accomplishment of goals, but the subordinates who do not their tasks are treated harshly. Thus, carrot and stick approach to motivation is adopted under the system. हाँ जी, इसमें बेनेवोलेंट ऑटोक्रेटिक का मतलब है कि जहां पर इसको लग रहा है वहीं पर ये सख्त हो रहा है, जहां पर लग रहा है कि नहीं तो वहां पे वहां वो प्रेज भी कर रहा है, अप्रेजल भी, और वहां पे वो बेनिफिट्स भी दे रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने अपने आप को इस ढंग से रखा है कि जो काम करेंगे उसके लिए वो अच्छे हैं, बुरे के साथ वो बुरे हैं। तो जो बुरा है उसको वो कैरेट एंड स्टिक अप्रोच में यही है कि जो काम करेगा उसको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, और स्टिक अप्रोच में ये है कि जो नहीं करेगा फिर उसको उसका उलट उसकी पनिशमेंट भी दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आ गया कंसल्टेटिव। हाँ जी पढ़िए। हाँ जी समृद्धि, कहाँ गए आप? हाँ जी रमन, आवाज आ रही है सबको मेरी? Yes, ma'am. तो कहाँ Yes, गए? ma'am. क्या हुआ? एक नवु भुल्लर करके भी किसी ने हैंड रेज किया था, पढ़ना है आपने? आप पढ़िए। Yes, ma'am. पढ़ रही हूँ मैं. पढ़िए फिर। System 3. Consecutive. Managers under this system set goals, issues ordered after discussing them within the major decisions themselves and allow subordinates to take the routine decisions. Subordinates are free to discuss the work related with the managers. Thus, there is two-way communication in the organizations. Manager trusts subordinates to carry out their task. Greater emphasis is placed on rewards than on penalties to motivate the subordinates. The control system tends to be goal-oriented and flexible. इसमें वही है कि जैसे रूटीन डिसीजंस के लिए फुल फ्रीडम दे दिया सबऑर्डिनेट को, और मेजर डिसीजन जो है वो खुद अपने पास रखते हैं। तो एक उन्होंने लिमिट डिलिमिट कर दिया कि हमने कौन कौन सी चीजें जो है उनसे करवानी है और कौन सी चीजों के लिए हमने इनके ऊपर सबऑर्डिनेट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करना है। तो आपस में बातचीत बड़ी क्लियर होती है, ठीक है। और
इसमें बेसिकली जो है पनिशमेंट का जो कल्चर है ना उसको कम कर दिया जाता है, कि बेसिकली ये किया जाता है कि हम बस रिवॉर्ड्स, आप ये काम करोगे तो आपको ये मिलेगा, ऐसे नहीं कि आप ये नहीं करोगे तो फिर आपको ये पनिशमेंट भी मिलेगी। तो पनिशमेंट वाले कल्चर को जो प्रमोट नहीं किया जाता जैसे पहले के 2 सिस्टम्स में किया जा रहा था। लास्ट है बेटे डेमोक्रेटिक। हाँ जी, हाँ जी, डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या है, गोल सेट किए जाते हैं, वर्क रिलेटेड डिसीजंस ली जाती हैं सबॉर्डिनेट्स की तरफ से, ठीक है। और इसमें जो मैनेजर्स हैं ये फ्रेंडली होते हैं, ये सपोर्टिव होते हैं, ठीक है, सबॉर्डिनेट्स की तरफ। उनको पूरी तरह से उनको प्रेज किया जाता है और उनको पैसे भी दिए जाते हैं, इंसेंटिव्स की फॉर्म में ऐसे दिए जाते हैं, मॉनेटरी फॉर्म्स में इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। और ये जो है उन्होंने बताया कि जो 4 सिस्टम्स है ना, ये 4 सिस्टम्स के साथ जो ऑर्गेनाइजेशन अगर काम करे तो बड़े अच्छे ढंग से काम कर पाएगी, ठीक है। ये लिक्विड सिस्टम आपको समझ आ गया, इसमें 4 सिस्टम्स की बात करी है। तो बड़े स्ट्रिक्ट सिस्टम से ऑटोक्रेटिक से शुरू होके एंड में वो आके सिलेक्टिव होते हैं और फिर डेमोक्रेटिक होते हैं। आवाज आ रही है ना मेरी सबको बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट है बेटे कंटिंजेंसी और सिचुएशनल अप्रोच टू लीडरशिप। अब इसमें क्या है कि इंटरेक्शन होती है मैनेजर की, तो उसके साथ वो कुछ चीजों में जो है उसकी जो लीडरशिप इस ढंग से डिफाइन की जाती है। ये जो लीडरशिप है, ये वाला जो मॉडल है सिचुएशनल, ये किसने दिया था? इट वाज प्रपोज्ड बाय जॉर्ज टेरी। तो आप याद रखना कि जॉर्ज टेरी का जो मॉडल है लीडरशिप का वो कौन सा है? कंटिंजेंसी और सिचुएशनल। तो इसमें जो लीडरशिप के उन्होंने 4 मेन वेरिएबल्स लिए। वो कहते हैं कि लीडर की ना अपनी पर्सनल वैल्यूज पे भी डिपेंड करता है कि उसका बिहेवियर कैसा होगा, ठीक है। लीडर अगर कॉन्फिडेंस दिखाएगा ग्रुप मेंबर्स में, है ना, तो फिर उस केस में जो लीडर है उसको उसका नजर आएगा कि वो खुद के लिए भी काफी कॉन्फिडेंट है, ठीक है। अब फॉलोअर्स क्या है? फोर्सेस विद इन द फॉलोअर्स इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन विद द लीडर्स ऑब्जेक्टिव्स, इंटरेस्ट एंड इन्वॉल्वमेंट इन सॉल्विंग प्रॉब्लम। जो लोग लीडर के साथ जुड़े होंगे, जो लीडर जो कुछ बता रहा है उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे फटाफट से, तो वहां नजर आना शुरू हो जाएगी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि झट से लीडर की बात को समझ पा रहे हैं। और तीसरा है ऑर्गेनाइजेशन, की ऑर्गेनाइजेशन कैसी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि लीडरशिप जो है वो कैसी होगी, ठीक है। इसमें ये है कि when the degree of interdependence between specialized units is high, later relationships are essential for coordination. This is because the followers tend to center their attention in their own work and do not see the impact of their actions on others. तो मतलब जब इंटरडिपेंडेंस की बात आ रही है तो उस केस में फॉलोअर्स जो है वो अपने काम के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं उसके ऊपर नहीं। तो कई केसेस में जो है टेक्नोलॉजी जो है उसके हिसाब से भी डिपेंड किया देखा जाता है कि जो काम है वो कितना को स्ट्रक्चर्ड है, कितना को उसमें से जो है लीडर्स जो है उनके ऊपर ज्यादा बोझ पड़ रहा है या एम्प्लॉयज के ऊपर उनके जो काम को स्पेसिफाई करके देखा जा रहा है। तो ठीक है, उनके लिए डिटेल्ड मैनुअल जो है वो दे दिए जाते हैं और वो फिर डिसाइड करते हैं कि भाई सबॉर्डिनेट्स ने क्या काम करना है और लीडर्स ने उनसे क्या काम करवाना है। और फोर्थ है इन्वायरमेंट। लीडरशिप जो है एक जो इन्वायरमेंट है वो बड़ी हार्मोनियस होनी चाहिए, कोहेसिव टीम वर्क होना चाहिए, उसमें जो वैल्यूज हैं कंडीशंस हैं वो सब जो आपस में एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। तो उन्होंने यहाँ पे ये 4 एक तरह की रिक्वायरमेंट्स दे दी हैं। अगर आप चाहते हो कि लीडरशिप जो है वो सिचुएशन के हिसाब से तय होती है, तो सिचुएशन में लीडर की अपनी पर्सनल वैल्यूज मैटर करती हैं, फॉलोअर्स कैसे होंगे वो उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि नहीं वो मैटर करता है, ऑर्गेनाइजेशन कैसी है वो मैटर करता है, और जिस एनवायरनमेंट में वो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है वो मैटर करता है, ठीक है बेटे। Next is servant leadership. So while servant leadership is a timeless concept with a strong citation in the Vedantic speech of Swami Vivekanand, during late years of 19th century, the phrase servant leadership was coined by Robert K. Greenleaf in The Servant as Leader, an essay that he first published in 1970. अब आपने इसमें बेटा नाम याद रखना है कि सर्वेंट लीडरशिप जो है वो किसने दी थी? ये दी थी रॉबर्ट के ग्रीनलीफ ने, ठीक है जी। तो जो सर्वेंट लीडरशिप में उन्होंने बेसिकली क्या बताया है कि सर्वेंट लीडर जो होता है ना, ही फोकसेस प्राइमरली ऑन द ग्रोथ एंड वेलबींग ऑफ पीपल एंड द कम्युनिटीज टू विच दे बिलोंग, ठीक है।
इसमें ये है कि सर्वेंट अपने आप को, सर्वेंट लीडर जो होता है वो अपने आप को पहले सर्वेंट ही समझ के चलता है। उसके अंदर फीलिंग होती है कि मैं सर्व करना चाहता हूँ तो मुझे ही पहले सर्व करना है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल लीडरशिप में तो पहले ही बड़ी पावर एक्सरसाइज की जा रही है कि उनको लगता है कि मैं तो टॉप पे हूँ। सर्वेंट लीडरशिप बड़ी डिफरेंट हो जाती है। इसमें वो पावर को इस तरह से लेके नहीं चलता, उसको ये लगता है कि एम्पैथेटिक होके वो चलेगा, पहले दूसरों की रिक्वायरमेंट्स और नीड्स को वो समझेगा और फिर उसके ऊपर वो काम करेगा। अब इसमें जो प्रिंसिपल्स है सर्वेंट लीडरशिप के, वो क्या है कि आप जो हैं इसमें यू एनकरेज डाइवर्सिटी ऑफ थॉट, यू क्रिएट कल्चर ऑफ ट्रस्ट, हैव एन अनसेल्फिश माइंडसेट एंड फोस्टर लीडरशिप इन अदर्स। दूसरों को लीडर जो है वो बनाना, ठीक है। तो ये वाले कुछ पॉइंट्स हैं। इसमें जो सर्वेंट लीडर होगा ना, मैंने आपको पहले ही बताया कि वो एम्पैथेटिक होगा, ठीक है। उसको फेलो वर्कर्स की तरफ, एम्पैथेटिक का मतलब होता है बेटे कि जैसे आप दूसरे के शूज में स्टेप इन करना, दूसरे की प्रॉब्लम को समझना कि उसको क्या दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो कंपैशनेट रहना उनके लिए, इसको बोलते हैं सर्वेंट लीडर का एम्पैथेटिक होना, ठीक है जी। नेक्स्ट जो है बेटे, इफेक्ट ऑफ सच लीडरशिप ऑन वर्क परफॉर्मेंस। इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है ऑन हाउ वर्क इज डन इन ऑर्गेनाइजेशन। इंटायर वर्क कल्चर जो होता है बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। ये एक्चुअली लीडरशिप स्टाइल से बहुत डिफरेंट है, लीडरशिप स्टाइल ये है ही नहीं है। तो मतलब आप अपने आप को उनके लेवल पर, सबॉर्डिनेट्स के लेवल पर बिठाकर काम कर रहे हैं। और इफेक्ट ऑन द ओवरऑल लाइफ ऑफ एन एम्प्लॉय, ओवरऑल लाइफ जो होती है इनफैक्ट वो भी इफेक्ट होती है। जिस ढंग से वो लाइफ की तरफ देख रहे हैं, उनकी जो फिलॉसफी है उसी तरह से ही वो अपने सबॉर्डिनेट्स की तरफ भी देखते हैं। If most of the leaders in the corporate world had been servant leaders, the business world would not have faced the current epidemic of corporate stress. तो मतलब अगर इस ढंग से अगर काम किया जाता कि जो लीडर है वो सर्वेंट लीडर की तरफ चले, की तरह से देखे, तो नेचुरली पूरा बहुत ही अच्छा, जिसे बोलते हैं ना, राम राज्य स्टैब्लिश हो जाना था। और किसी को भी किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं आनी थी, किसी भी तरह से कोई प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉय की जो है वो जिसे बोलते हैं कि वो सफर नहीं करनी थी। और किसी भी एम्प्लॉय को ये कभी भी नहीं लगना था कि वो एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में काम कर रहा है। तो क्लियर है बेटे आपको लीडरशिप स्टाइल सारे जो हमने कर लिए हैं? हाँ जी यस बेटा, मैम, ओके। यस मैम। यहाँ पर फिर स्टॉप करें, कल करते हैं इसको, बाकी को फिर कंक्लूड। कल आपकी क्लास लंबी जाएगी क्योंकि कल सारा कंप्लीट करवाना है। आपने बीच में से रीड ओके करना ही बंद कर दिया, मुझे लगा आप थक गए हैं शायद, क्योंकि इसमें ज्यादा कोई बात नहीं, मेरी तरफ से बोलने वाला पार्ट है, लेकिन आप बिल्कुल भी नहीं बोले। और समृद्धि पता नहीं कहाँ पे गायब हो गई रीड करती करती। सॉरी मैम, वो नेटवर्क चला गया था। हाँ, मुझे थोड़ा लग रहा था कि आपकी आवाज जो है ना वो क्रैक कर रही है, ठीक है। ये जो पार्ट है ना बेटे लीडरशिप इफेक्टिवनेस का, ये आप पढ़ लीजिए, इसमें कुछ खास नहीं है कि इफेक्टिव लीडर जो होगा उसकी क्या निशानियां होती हैं, ठीक है। इसमें आप एक बार गो थ्रू हो जाना। अगर आपको लगा कोई दिक्कत है तो मैं आपको मोटिवेशन से शुरू कराना चाहती हूँ, तो मैं आपको बता दूंगी फिर भी, ठीक है। लीडरशिप एबिलिटी कैसे डेवलप करनी है ये बहुत आराम से आप कर सकते हो। अगर आपको लगा नहीं तो हम कल इसी से ही कर लेंगे, ठीक है जी। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। हाँ जी, कैसी लगी आज की क्लास बेटा आपको? बहुत अच्छी। समझ आया? आज हमने बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा डिफरेंट टॉपिक किया है। जैसे जो आपके जो थे ना वो लीडरशिप स्टाइल्स, वो आपने किए नहीं हुए हैं, और ना ही आपने इसके वो डेलीगेशन की हुई है, डिसेंट्रलाइजेशन की हुई है, लेकिन आपने जो लीडरशिप स्टाइल्स हैं अलग अलग से, वो नहीं आपने किए हुए थे, है ना। तो वो आप एक बार दोबारा से प्लीज गो थ्रू हो जाना, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हुई तो फिर हम कल इसको करेंगे। कल थोड़ा सा स्टेमिना हम लोग ज्यादा लेके बैठेंगे क्योंकि कल हमारा लास्ट लेक्चर हो सकता है, ठीक है। कोशिश करेंगे कि कल कंक्लूड कर दें। आप में से कुछ लोग घर भी जाने का वो कर रहे हो, कुछ ऐसा है कि परसों तक भी रुक सकते हो आप, मंडे तक? खासकर जो घर में नहीं है, जो हॉस्टल में हैं कुछ बच्चे ऐसे कि सभी लोग घर से ही बोल रहे हैं? घर से। ठीक है, घर से चलो कोई मैम। बात। घर से। एक्चुअली ना कुछ वो है, मेरिटोरियस स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स हॉस्टल में भी हैं, स्टे कर रहे हैं, तो मुझे ये कहा गया था कि उन्होंने माइट भी शायद कल में भी मूव करना हो। ठीक है, कोई बात नहीं, विल ट्राई आवर बेस्ट। थैंक यू सो मच बेटा। ओके। थैंक थैंक यू यू मैम। मैम।